नमस्कार। मैं बलजीत ढाका आप सभी का इस इम्पोर्टेंट प्रेजेंटेशन में स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम 50 क्वेश्चन करेंगे इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड, और ये 50 क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इससे आप अपनी तैयारी को इवैल्यूएट कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है, आप 50 में से कितना स्कोर कर रहे हैं, 30 कर रहे हैं, 40 कर रहे हैं, किस तरह का स्कोर है, कहाँ कहाँ पे किस पोर्शन पे आपको दिक्कत आती है, कौन सी आपकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, कौन सी आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा है, या फैक्चुअल होते हैं वो याद नहीं होते, कहाँ पे कमी है, सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। ये पूरी सीरीज है 20,000 क्वेश्चन की जनरल स्टडी की। अगर किसी ने ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कर ले। ठीक है, तो ये पॉलिटी का सेक्शन है जिसमें कि हम 50 क्वेश्चन कर रहे हैं फिलहाल इस प्रेजेंटेशन में। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे आ गया है, और इस क्वेश्चन को आप देखिए और करने की कोशिश करें। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? इस क्वेश्चन में है कि विद रेफरेंस टू द एग्जीक्यूटिव पावर इन ए स्टेट इन इंडिया विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। क्या बोला गया है यहाँ पे? क्या बोला गया स्टेटमेंट में कि एग्जीक्यूटिव पावर इन ए स्टेट इन इंडिया, मतलब एक राज्य से रिलेटेड यहाँ की बात है कि जो काम करने की क्षमता है भारत में, राज्य की जो शक्ति है, राज्य की शक्ति की बात का मतलब है कि जैसे हरियाणा है या यूपी है, उसकी जो एग्जीक्यूटिव पावर उससे रिलेटेड बात हो रही है। तो कौन सी स्टेटमेंट निम्नलिखित में से जो 3 स्टेटमेंट दी है वो करेक्ट है? तो पहली स्टेटमेंट यह है कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट इज वेस्टेड इन द गवर्नर। क्या राज्य की जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो राज्यपाल में निहित होती है? राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित होती है क्या? नंबर 1। नंबर 2, रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इन ए स्टेट इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। कि असल में जो वास्तविक अथॉरिटी है, ठीक है, एक होता है नॉमिनल एग्जीक्यूटिव पावर जो राज्यपाल के नाम से चलाई जाती है, वो एक होता है रियल एग्जीक्यूटिव। तो रियल एग्जीक्यूटिव है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जरिए चलाई जाती है। यहाँ पे दूसरी स्टेटमेंट ये है। तीसरी है कि ऑल एग्जीक्यूटिव डिसीजन इन ए स्टेट आर टेकन इन द नेम ऑफ चीफ मिनिस्टर। कि सारे एग्जीक्यूटिव डिसीजन है एक राज्य में चीफ मिनिस्टर के नाम से लिए जाते हैं। तो पहली, दूसरी, तीसरी स्टेटमेंट आपको बताना है कौन कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। ये आपके सामने क्वेश्चन है। तो देखो, ये वाली जो स्टेटमेंट तीसरी है गलत है। ये सारे जो फैसले होते हैं, काम करने के सरकार जो फैसले करती है वो राज्यपाल के नाम से होते हैं। तो ये स्टेटमेंट यहां पे मुख्यमंत्री की बजाय गवर्नर होना चाहिए था। पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि जो एग्जीक्यूटिव शक्ति होती है गवर्नर में ही निहित होती है, गवर्नर के नाम से ही चलाई जाती है। गवर्नर का जो असेंबली में एड्रेस भी करते हैं, अभिभाषण होता है, उसमें बताते हैं गवर्नर कि मेरी सरकार, आपने देखा होगा कि मेरी सरकार, तो वो एक किस्म से वो इंडिकेट करता है कि उसी की सरकार वो आगे काम कर रही है। ठीक है, तो रियल एग्जीक्यूटिव लेकिन वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है। तो पहली और दूसरी स्टेटमेंट है बिल्कुल करेक्ट है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका जो आंसर होगा वो ए होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आ गया है 2, और इस क्वेश्चन में पूछा गया कि 42वां संवैधानिक संशोधन है उससे रिलेटेड 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात हो रही है कि वाज मेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, किस कार्यकाल के दौरान में ये बनाया गया था? क्वेश्चन है कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, जो जिसको कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। आपको ये बताना है कि उस टाइम में प्राइम मिनिस्टर कौन थे। बहुत सारे फैसले ही उस टाइम में किए गए थे जिसमें कि एग्जीक्यूटिव को मजबूत बनाने की कोशिश थी, जुडिशरी इसमें थोड़ी कमजोर, पार्लियामेंट का रोल ज्यादा, तो इस तरह की चीजें हो रही थी। तो ये इंदिरा गांधी के कार्यकाल की बात थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है वो सी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बाय विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आर्टिकल 31C वाज एडिड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहां पे क्वेश्चन ये दिया गया है कि बाय विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आर्टिकल 31C वाज एडिड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कि 31C है भारत के संविधान में ऐड किया गया था। भारत के संविधान में 31C है वो ऐड किया गया था। बताना है कौन सा संवैधानिक संशोधन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये संवैधानिक संशोधन था, ये था 25वां संवैधानिक संशोधन। काफी फेमस था, आपको याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारी चीज में पहले भी इसका जिक्र जरूर आया है। ठीक है, तो 25th जो संवैधानिक संशोधन है वो एक्चुअल में 1971 में हुआ था। इसमें क्या है कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसके राइट एक किस्म से वो काट दिए गए थे। राइट टू प्रॉपर्टी एंड परमिटेड द एक्विजिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, ठीक है, बाय द गवर्नमेंट फॉर पब्लिक यूज। की गवर्नमेंट को ये अधिकार दिए गए थे, और जो लैंड लॉर्ड है या जमींदार है उनको राइट है उनके कम कर दिए गए थे। ऑन द पेमेंट ऑफ द कंपनसेशन विच
वुड बी डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट डिसाइड करेगी पेमेंट का कंपनसेट कितना होगा, न कि कोर्ट डिसाइड करेंगे, न कि कोर्ट डिसाइड करेंगे। अमेंडमेंट ऑल्सो एग्जेम्प्टेड एनी लॉ गिविंग इफेक्ट टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। और इसके तहत अगर कोई सरकार है कानून बनाती है तो इस अमेंडमेंट में यह रखा गया कि फंडामेंटल राइट भले ही वायलेट हो जाए, लेकिन अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी मतलब लैंड रिफॉर्म्स करने, सरकार को लैंड को डिस्ट्रीब्यूट करना है, गरीब लोगों को लैंड देनी है, जमींदारों के हक को थोड़ा लेना है, तो वो क्लेम नहीं कर सकते। मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी उसके ऊपर भारी पड़ेगा, कोर्ट इसके ऊपर कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था आम जनता के हित में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ऑफ इंडिया वाज कन्वर्टेड इनटू प्रोविजनल पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। पहले कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी संवैधानिक सभा, उसके बाद प्रोविजनल पार्लियामेंट, और जब इलेक्शन हो गए तो वो पार्लियामेंट एक्चुअल वाली आ गई जो आज के टाइम में पार्लियामेंट है, उस तरह से। तो मतलब क्या, इस दौरान में एक समय था कि जब इलेक्शन थे उससे पहले और 26 जनवरी 1950 से लेकर, क्योंकि 24 जनवरी 1950 को संवैधानिक सभा ने काम करना स्टार्ट कर दिया, तो जो प्रोविजनल पार्लियामेंट है वो अस्तित्व में कब आई थी? 26 जनवरी 1950 को ये अस्तित्व में आई थी। और जब तक इलेक्शन होते हैं 17 अप्रैल 1952 तक इसने प्रोविजनल पार्लियामेंट का काम किया, और उसके बाद मई 1952 में जो भारत की फर्स्ट इलेक्टेड पार्लियामेंट है वो आ गई थी। तो 17 अप्रैल तक 1952 तक ये इसने काम किया था। आगे चल लेते हैं क्वेश्चन में। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया सबमिट्स 3 रिपोर्ट्स टू द प्रेसिडेंट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट डज नॉट कम अंडर द कैटेगरी। आपने कैग के बारे में ये सुना होगा कि कैग है वो अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को देते हैं। तो वो 3 रिपोर्ट्स है, वो कौन कौन सी रिपोर्ट है कैग सबमिट करते हैं राष्ट्रपति को। एक है कि ऑडिट रिपोर्ट्स ऑन फाइनेंस अकाउंट, दूसरी है ऑडिट रिपोर्ट ऑन अप्रोप्रिएशन अकाउंट, मतलब ये आप बोल सकते हैं खर्चे से संबंधित है, ये आमदनी से संबंधित है। ऑडिट रिपोर्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, ऑडिट रिपोर्ट ऑन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। इन चारों में से सी ऑप्शन ऐसा है जो कि ये वाली कोई रिपोर्ट नहीं होती जो सबमिट की जाती है कैग द्वारा। पहली और दूसरी रिपोर्ट सबमिट की जाती है और फिर उसके बाद में पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पे, अंडरप्राइजेज पे भी एक रिपोर्ट होती है जो कि सबमिट करते हैं। ठीक है, उसके बाद इस रिपोर्ट को पब्लिक अकाउंट कमेटी है वो एग्जामिन करती है पार्लियामेंट में रखने के बाद में, और अपनी फाइंडिंग है इस रिपोर्ट पे पार्लियामेंट को सौंपती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोमिसेस फ्रेटर्निटी अमंग ऑल द इंडियन सिटीजन टू इंश्योर। यहां पे लिखा गया है कि संविधान में जो प्रस्तावना है वो भाईचारा को प्रमोट करती है, भाईचारा के बारे में बताती है कि सभी नागरिकों के बीच में भाईचारा होने चाहिए। वो कौन कौन सी स्टेटमेंट है जो ये बताती है? प्रोग्रेस ऑफ द नेशन, यूनिटी ऑफ द नेशन, इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो इसका कोई प्रोग्रेस ऑफ द नेशन है, इसका फ्रेटर्निटी के साथ में कोई लेना देना नहीं है, नहीं संविधान में कोई इस तरह का वर्ड मेंशन है। तो यूनिटी ऑफ नेशन और इंटीग्रिटी ऑफ नेशन ये दोनों स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। ठीक है ना, ये दोनों स्टेटमेंट है करेक्ट। आंसर क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा बी इसका करेक्ट आंसर है। प्रोग्रेस ऑफ इन नेशन इज नॉट मेंशन्ड इन द प्रीएम्बल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हु ऑफ द फॉलोइंग एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ ऑफिस टू द स्टेट चीफ इलेक्शन कमिश्नर। यहां पे लिखा गया है कि जो स्टेट का चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है, इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, इलेक्शन कमिश्नर नहीं है, स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, उसकी जिक्र है। यहां पे लोक आयुक्ता की बात हो रही है, राज्यों में लोक आयुक्ता होती है, उससे रिलेटेड स्टेट जो ये है कि जो आरटीआई एक्ट है उसकी बात है, स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर उसकी बात है। जो आरटीआई एक्ट होती है उसकी बात हो रही है यहाँ पे कि उसको ऑफिस ऑथ कौन दिलाता है, तो उसको जो ऑफ दिलाते हैं वो है गवर्नर ऑफ द स्टेट है, वो उनको ऑथ दिलाते हैं। तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। राज्य में एक स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और इसके अलावा मैक्सिमम 10 स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर हो सकते हैं जो कि अपॉइंट किए जाते हैं गवर्नर द्वारा, और 3rd शेड्यूल के तहत उनको शपथ दिलाई जाती है गवर्नर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि जुरिडिक्शन ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग हाई कोर्ट्स कवर द यूनियन टेरिटरी ऑफ लक्षद्वीप। लक्षद्वीप है किस राज्य की कौन सा हाई कोर्ट है उसके कार्य क्षेत्र में आता है, कौन से हाई कोर्ट के अंतर्गत है लक्षद्वीप आता है। तो आप जानते हैं कि लक्षद्वीप बिल्कुल साउथ में पड़ रहा है, तो ये केरला हाई कोर्ट है उसके तहत आते हैं। केरला हाई कोर्ट इसका आंसर होगा बी इसका
करेक्ट आंसर है। वंस द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इज मेड, कि एक बार इमरजेंसी की घोषणा होती है, द राइट ऑफ ए सिटीजन टू मूव द सुप्रीम कोर्ट फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट इज सस्पेंडेड बाय द। आपको यह बताना है कि जब इमरजेंसी की घोषणा की जाती है, आपातकालीन की घोषणा की जाती है, तो एक नागरिक के जो फंडामेंटल राइट है उसका सस्पेंड हो जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में जाने का अधिकार। सुप्रीम कोर्ट में राइट ऑफ ए सिटीजन टू मूव सुप्रीम कोर्ट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। ऐसे फंडामेंटल राइट है वो एक्टिव रहते हैं, मतलब उस फंडामेंटल राइट तो रहते हैं, लेकिन उसको इंप्लीमेंट कराना, उसको कोई मामला हो जाता है तो वो कोर्ट में नहीं जा सकता इन्फोर्स कराने के लिए, उससे रिलेटेड बात हो रही है कि वो सस्पेंड हो जाते हैं। तो बताओ, क्वेश्चन ये है कि कौन इसको किसके द्वारा सस्पेंड किया जाता है? सस्पेंड कौन करता है? ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा सस्पेंड किया जाता है। तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और आर्टिकल 359 है जिसमें कि प्रेसिडेंट को ये अथॉरिटी होती है कि वो इस तरह के एक्शन ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एनविजेजेस ए स्पेशल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फॉर द शेड्यूल एरियाज एंड ट्राइबल एरियाज। क्या क्वेश्चन है यहाँ पे कि संविधान का कौन सा आर्टिकल है जिसमें कि एक स्पेशल सिस्टम है शेड्यूल एरिया और ट्राइबल एरिया के एडमिनिस्ट्रेशन का। शेड्यूल एरिया और ट्राइबल एरिया के जो ट्राइबल एरिया उसके एडमिनिस्ट्रेशन का स्पेशल सिस्टम है, उसका वर्णन है, वो आर्टिकल कौन सा? बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार हमारे पास इस सीरीज में भी आ चुका है इसके बारे में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आर्टिकल नंबर 244 है। इसके तहत जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरिया और ट्राइबल एरिया है वो डील किए जाते हैं। प्रोविजन ऑफ द 55th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन applies to the administration control of the scheduled area and scheduled tribes in any state other than the state of Assam, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो यहाँ पे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को छोड़कर जो शेड्यूल एरिया और ट्राइबल एरिया है वहां का एडमिनिस्ट्रेशन होता है 5th शेड्यूल में, और आर्टिकल 244 है उसके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि विद रेफरेंस टू द ऑफिशियल लैंग्वेज। क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है कि विद रेफरेंस टू द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ ए स्टेट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बहुत ही बढ़िया और अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन है। भाषा से रिलेटेड बड़े मुद्दे आते हैं संविधान में। ठीक है, भाषा से रिलेटेड काफी आंदोलन भी हुए, भाषा से रिलेटेड काफी झगड़े भी होते हैं। भाषा इंग्लिश हिंदी वाला मुद्दा तो हमेशा रहता ही रहता है। ठीक है, कि विद रेफरेंस टू ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ ए स्टेट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट शुड बी स्पोकन फॉर द मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट। राज्य है अगर ऑफिशियल लैंग्वेज किसी भाषा को डिक्लेयर करे तो ये क्वेश्चन है कि वो ज्यादातर पॉपुलेशन द्वारा उस राज्य की बोली होनी चाहिए। इट शुड बी स्पोकन बाय द मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, तभी उस भाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज है उस राज्य की बोला जा सकता है। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? पहले तो ये है। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात है, अगर मैं इसको ऐसे रखूं इस पहले स्टेटमेंट को समझाने के लिए, फॉर एग्जाम्पल हरियाणा की जो दूसरी ऑफिशियल लैंग्वेज है वो पंजाबी है, तो क्या पंजाबी ज्यादातर लोग बोलते हैं? क्या हरियाणा में मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो पंजाबी बोलते हैं? ऐसे ही उत्तर प्रदेश में क्या उर्दू है वो ज्यादातर लोग बोलते हैं क्या? ठीक है, या लिखते हैं क्या, ट्रांजेक्शन करते हैं क्या? तो पहले स्टेटमेंट तो इससे आपको एक हिंट मिल गया होगा। दूसरा है इट शुड बी लिस्टेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि वो तभी बनाई जा सकती है जब वो 8th शेड्यूल में लिस्ट हो, तो वो राज्य की ऑफिशियल लैंग्वेज हो सकती है। क्या ये बात सही है क्या? तीसरी स्टेटमेंट है इट इज अडॉप्टेड ऑन द डायरेक्शन ऑफ द गवर्नर विद द प्रायर कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कि अगर भाषा ऑफिशियल लैंग्वेज अगर डिक्लेयर करना है तो वो गवर्नर डायरेक्शन देंगे और प्रेसिडेंट की अनुमति से ही ऐसा किया जा सकता है। ऐसा किया तो तीसरी स्टेटमेंट ये है। तो तीनों में से आपको बतानी कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर है, इसमें से कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। कोई भी स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है। देखो यहां पे जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो इसकी मतलब वो डिसाइड करती है, तो स्टेट लेजिस्लेचर का रोल है वो ज्यादा होता है, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का रोल ज्यादा है, मुख्यमंत्री का ज्यादा है, स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करती है। तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गई है। फिर क्या है कि इट शुड बी लिस्टेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये 22 जो भाषाएं हैं उसमें होना कोई जरूरी नहीं है, इसके बाहर भी हो सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गई है। इसके अलावा क्या है कि जो माइनॉरिटी है, जैसे कि मैंने एग्जांपल हरियाणा का दिया था, तो उस केस में तो बहुत कम लोग बोलते हैं, उसके बावजूद ही ऑफिशियल लैंग्वेज को रखा गया है, तो ये कोई जरूरी नहीं है। मेजोरिटी इनफैक्ट क्या है कि जो भाषाई अल्पसंख्यक उनके हितों की सुरक्षा के लिए यहाँ तक कि प्रेसिडेंट भी ये डिक्लेयर कर सकते हैं, तो ये करेक्ट आंसर है। ये स्टेटमेंट भी गलत हो गई है टेक्निकली, तो कोई भी स्टेटमेंट इसमें सही
नहीं है। ठीक है, अगर आप पूरी जानकारी इसमें पढ़ना चाहते हैं तो ये आपके पास पीडीएफ होंगे, उसमें भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसमें भी आप पढ़ सकते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज यूज्ड इन द ऑफिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क इन द स्टेट फॉर द इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट इवन द प्रेजेंट, क्या है, इवन द प्रेजेंट फॉर protecting the linguistic interest of minority in the state can direct to state to recognize any language and an official language। तो ये जो पहली स्टेटमेंट थी जो आपके दिमाग में कहीं कहीं कंफ्यूजन चल रहा होगा, वो बिल्कुल क्रिएट करता है कि अगर भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए भी प्रेसिडेंट और डायरेक्ट कर सकते हैं कि ऑफिशियल लैंग्वेज उसको बनाओ। तो अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट व्हेन द वाइस प्रेसिडेंट, क्वेश्चन यहां पे आगे सामने आपके, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट व्हेन द वाइस प्रेसिडेंट इज डिस्चार्जिंग द फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। जब प्रेसिडेंट न हो और वाइस प्रेसिडेंट का काम करे तो कौन सी स्टेटमेंट निम्नलिखित में से सही नहीं है? कौन सी स्टेटमेंट निम्नलिखित में से सही नहीं है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो क्या है? पहला है ही एंजॉय ऑल द इम्यूनिटीज विच आर अवेलेबल टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज ऑफिशियल एक्ट, कि वो सारे ही एंजॉय ऑल इम्यूनिटीज विच आर अवेलेबल, मतलब कि उनको जिस तरह से सिविल केस है, क्रिमिनल केस है, उससे रिलेटेड जो भी इम्यूनिटी होती है प्रेसिडेंट को, वो सारे की सारे उसको इम्यूनिटी मिलती है। दूसरा है ही कंटिन्यूज टू परफॉर्म द ड्यूटी ऑफ ए चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, कि वो राज्यसभा के जो चेयरमैन है उसकी ड्यूटी एज इट इज रखेंगे और प्रेसिडेंट का काम भी अतिरिक्त संभालेंगे। क्या ऐसा होता है? ही कैन पार्डन द सेंटेंस ऑफ कोर्ट मार्शल, अगर कोर्ट मार्शल जैसे कि प्रेसिडेंट वास्तव में वाला था, अब वो वाइस प्रेसिडेंट का काम कर रहा है, तो कोर्ट मार्शल में सजा माफ नहीं कर सकता। ओके, ऐसा है। ही कैन प्रोमुलगेट ऑर्डिनेंस ऑन द एडवाइस, सजा माफ कर सकता है, ये वाला था स्टेटमेंट। ही कैन प्रोमुलगेट ऑर्डिनेंस ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कि वो अध्यादेश जारी कर सकता है। तो इसमें से जो बी वाला ऑप्शन है ना, वो राज्यसभा का चेयरमैन के रूप में काम नहीं करेंगे, क्योंकि वो प्रेसिडेंट का काम कर रहे हैं, और ये जो काम है ना वो फिर जो डिप्टी चेयरमैन है वो करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कोई जिक्र नहीं है। इसका यहाँ पे मतलब क्या है कि जो 3 स्टेटमेंट बाकी बच गई वो सारी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पर्पज ऑफ कंस्टिट्यूटिंग कैबिनेट कमेटी। यहां पे क्वेश्चन ये आपके सामने आया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पर्पज ऑफ कंस्टिट्यूटिंग कैबिनेट कमेटी, कि कैबिनेट कमेटी बनाने का पर्पज निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। कैबिनेट कमेटी जो एक होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उसमें से कैबिनेट होते हैं जो मेन मंत्री होते हैं। फिर उसके बाद कैबिनेट कमेटी होती है जो 2-3 मंत्री होते हैं उसमें शामिल, जिसपे कि स्पेसिफिक मुद्दे पर डिस्कशन करते हैं। जटिल मुद्दा होता है या जहां पे कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा होने की संभावना होती है, वो अपने रिपोर्ट देते हैं, भाई ये फैसला लेना है। तो ये काम क्या है? टू रिड्यूस द इनॉर्मस वर्कलोड ऑन द कैबिनेट। इससे क्या है, काम कम हो जाता है। पहले स्टेटमेंट तो ये कि काम कम हो जाता है कैबिनेट का। दूसरा है कि टू फैसिलिटेट इन डेप्थ एग्जामिनेशन ऑफ पॉलिसी इश्यूज एंड इफेक्टिव डेलीगेशन, कि वो जो कमेटी होती है ना, वो किसी मुद्दे को बहुत डीप में जाकर समझने की कोशिश करती है, वो एक्सपर्ट भी होती है उस पर। तो इससे एक बेहतर तरीका हो जाता है डेलीगेट करने का, दूसरों को समझाने का, जो बाकी मंत्री है उनको भी। तीसरा है टू गिव फेडरल कैरेक्टर टू पॉलिसी मेकिंग। यहां पे जो पॉलिसी मेकिंग है वो राज्यों से रिलेटेड मामलों को भी कहीं ना कहीं ध्यान में रखता है, उसका भी संज्ञान लेता है। टू सॉर्ट आउट इश्यू एंड फॉर्मुलेट प्रपोजल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द कैबिनेट, के कैबिनेट के लिए एक किस्म से वो प्रस्ताव तैयार करती है। तो जो स्टेटमेंट है सी, 13वां क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट सी है, उसका कोई लेना देना नहीं है, फेडरल कैरेक्टर के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। ये कैबिनेट के कामकाज को एफिशिएंट, इफेक्टिव और फास्ट बनाने के लिए होता है, और कोई नहीं है इसका रोल, बाकी इसके अलावा कोई रोल नहीं है। Which among the following does not require prior sanction of the president before being introduced in the parliament? क्वेश्चन ये है कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति किसमें नहीं चाहिए। जब पार्लियामेंट में कोई बिल रखा जाता है, पार्लियामेंट में कोई चीज रखी जाती है, रिपोर्ट है, बिल है, तो सबसे कई मामलों में प्रेसिडेंट की अनुमति चाहिए पहले। जैसे कि मनी बिल है, उसमें क्या है, अनुमति चाहिए। राज्यों की विधान परिषद राज्यों की बाउंड्री चेंज करने, उसकी अनुमति चाहिए। बताना है क्वेश्चन में कि किस केस में अनुमति नहीं चाहिए। फिर कि डिमांड ऑफ ग्रांट्स, मतलब कि बजट रखने में नहीं चाहिए क्या। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल फॉर क्रिएटिंग ऑफ न्यू स्टेट, या नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है वो है बी, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है। सदन के किसी भी सदन में
रखा जा सकता है बिना राष्ट्रपति की अनुमति की, इसमें जरूरत नहीं होती। लेकिन राज्यों की अगर बनाना है नए, या फिर कोई बजट पेश करना है पार्लियामेंट में, तो उस केस में डिमांड फॉर ग्रांट्स के लिए प्रेसिडेंट की अनुमति चाहिए होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं विद रेफरेंस टू। और एक चीज और मैं बता देता हूं, हालांकि इसमें अबोलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, तो कई बार क्वेश्चन में यह भी आता है कि देखो लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाने के लिए की बात नहीं हो रही है यहां पे, कि लेजिस्लेटिव काउंसिल को अगर हटाना हो तो उस केस में क्या है, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यहां पे वो नहीं चाहिए सैंक्शन। विद रेफरेंस टू द फंक्शन एंड पावर ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? बताना आपके सामने क्वेश्चन ये है कि विद रेफरेंस टू फंक्शन एंड पावर ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस, डिस्ट्रिक्ट जज से रिलेटेड क्वेश्चन है यहाँ, डिस्ट्रिक्ट जज से रिलेटेड क्वेश्चन। और क्या है क्वेश्चन में कि ही पोसेसेस ओरिजिनल एंड अपीलेट जुरिडिक्शन इन बोथ सिविल एज वेल एज क्रिमिनल मैटर्स। एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो सबसे बड़ा जज होता है डिस्ट्रिक्ट जज होता है, उसके अंतर्गत नीचे सबॉर्डिनेट कोर्ट होते हैं, सबॉर्डिनेट जजेस होते हैं, फिर ठीक है जूनियर जज होते हैं। तो वो क्या है कि ओरिजिनल और अपील वाले सारे, से वो सिविल मामला हो, दीवानी और फौजदारी, दोनों टाइप के मुकदमे को वो सुन सकता है। ठीक है, उसके पास ये राइट है। पहले स्टेटमेंट तो ये करेक्ट है, पहली स्टेटमेंट तो ये। दूसरी है ही हैज सुपरवाइजरी पावर ओवर ऑल द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स इन द डिस्ट्रिक्ट, कि उसके पास में सुपरवाइज करने की जितने भी सबऑर्डिनेट कोर्ट है डिस्ट्रिक्ट में, तहसील में, सारे जितने भी हैं उसके अंतर्गत हो सकता है 10 कोर्ट आते हो, तो सबको सुपरवाइज करता है, मतलब उसका लीडर है वो। कैपिटल पनिशमेंट पास बाय हिम इज सब्जेक्ट टू द कंफर्मेशन बाय द हाई कोर्ट वेदर देयर इज ए अपील और नॉट, कि हाई कोर्ट में मामला जाएगा अगर डिस्ट्रिक्ट जज ने या नीचे वाले ने किसी ने भी फांसी की सजा दे दी है, तो फांसी की सजा हाई कोर्ट में जरूर जाएगी, चाहे अपील किया हो या न किया वो मामला। ऑल ऑफ दीज, तो बताओ निम्नलिखित में से क्या करेक्ट है? तो इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है 15 का डी, ऑल ऑफ दीज। ये सारे, ये इनफैक्ट क्या है कि डिस्ट्रिक्ट जजेस की पावर या इस जो सिचुएशन है इसको समझने के लिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इससे आपको कई क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, Constitution provide for the establishment of the Public Service Commission। क्वेश्चन ये आ गए आपके सामने कि Constitution provide for the establishment of Public Service Commission for the Union for each state। संविधान में क्वेश्चन ये है आपके सामने कि संविधान में पब्लिक सर्विस कमीशन है, वो उसकी स्थापना होनी चाहिए। तो उसकी स्थापना के लिए वो किसकी बात कर रहा है? वो यूपीएससी की बात कर रहा है, स्टेट पीसीएस की बात कर रहा है, क्या कॉमन फॉर यूनियन टेरिटरी के लिए भी कोई कमीशन की रिकमेंड कर रहा है? क्या कोई जिक्र है, कोई आर्टिकल है ऐसा? कॉमन फॉर 2 और मोर स्टेट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर है वो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, इसका करेक्ट आंसर होगा। संविधान में यूपीएससी है, फिर उसके बाद ये बोलता है संविधान की हर राज्य का अलग से एक पब्लिक सर्विस कमीशन होना चाहिए होगा। तीसरा वो बोलता है कि 2 या 2 से ज्यादा राज्यों का भी हो सकता है, पार्लियामेंट इसके जरिए एक्ट पास कर दे। ठीक है, लेकिन ये इसने जिक्र कर दिया, तो इसका कोई जिक्र नहीं है, मतलब 3 है इसका ओमिट हो जाएगा और बाकी 3 इसके करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, और आर्टिकल 315 से लेकर 323 है पार्ट 14 में संविधान में, वो पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में डील करता है। हालांकि बट देयर इज नो प्रोविजन रिगार्डिंग यूनियन टेरिटरी। Which of the following differentiate Indian Parliament model from that of the Westminster model? वेस्टमिंस्टर की बात हो रही है यहाँ पे, वो है बाकी इंग्लैंड है उसकी बात हो रही है, ब्रिटेन मॉडल की बात हो रही है यहाँ पे, कि भारत की जो संसद है यहाँ पे पार्लियामेंट सिस्टम है, और इंग्लैंड में भी पार्लियामेंट सिस्टम है, ब्रिटेन में पार्लियामेंट सिस्टम है। दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क क्या है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि प्राइम मिनिस्टर कैन बी फ्रॉम ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। प्राइम मिनिस्टर कैन बी फ्रॉम ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। दूसरा है नो सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट। यहां पे प्राइम मिनिस्टर है वो लोकसभा और राज्यसभा में दोनों में हो सकता है, जबकि इंग्लैंड में नहीं हो सकता, वहां ब्रिटेन में। क्या ये बात सही है? यहां पे पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है, पार्लियामेंट का जो भी एक्ट पास होते हैं पार्लियामेंट में या उसका संवैधानिक वो जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। तीसरी स्टेटमेंट नो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मिनिस्टर।
मतलब कि पार्लियामेंट में जब इंडिया में बिल पास होता है, राष्ट्रपति के पास गए, दोबारा सिग्नेचर नहीं करेगा, जबकि इंग्लैंड में करता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ऑल ऑफ दीज, ये तीनों ही जो ऊपर स्टेटमेंट है ये यूनिक है इंडिया की, ये डिफरेंट है इंडिया की, किससे, जो ब्रिटेन की संसद है उसकी तुलना में। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, राइट आंसर है 17 का डी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द डिफरेंसेस बिटवीन द इम्पोजिशन ऑफ मार्शल लॉ एंड द नेशनल इमरजेंसी इन इंडिया। आपने जिक्र सुना होगा नेशनल इमरजेंसी का, और एक जिक्र ये भी सुना होगा मार्शल लॉ लगा हुआ है। तो मार्शल लॉ लगता है और एक नेशनल इमरजेंसी लगती है, दोनों में क्या क्या फर्क होता है। पहली स्टेटमेंट यह है कि मार्शल लॉ डज नॉट अफेक्ट द सेंट्रल स्टेट रिलेशन वेयर एज नेशनल इमरजेंसी अफेक्ट इट। कि मार्शल लॉ है वो एक पर्टिकुलर जगह पे लगता है, वहां पे मिलिट्री का शासन स्टार्ट हो जाता है, वहां के जो सिविल का और जुडिशरी का काम नहीं करती, एडमिनिस्ट्रेशन काम नहीं करता, मतलब आर्मी के अंतर्गत ही आता है वो। जबकि नेशनल इमरजेंसी है उसमें स्टेट की कुछ पावर ले ली जाती है, उससे उसका इंपैक्ट आ जाता है, सेंट्रल स्टेट का रिलेशन पे इंपैक्ट आता है। पहली स्टेटमेंट ये बोलती है। दूसरी स्टेटमेंट क्या बोल रही है कि मार्शल लॉ सस्पेंड गवर्नमेंट एंड ऑर्डिनरी लॉ कोर्ट्स वेयर एज नेशनल इमरजेंसी डज नॉट। यहां पे जब मार्शल लॉ लग जाता है तो वहां पे कोर्ट और गवर्नमेंट काम करना बंद कर देती है, सिर्फ और सिर्फ आर्मी करती है। जबकि नेशनल इमरजेंसी के टाइम में कोर्ट और जो गवर्नमेंट है वो एज इट इज रहती है। हो सकता है फंडामेंटल राइट से रिलेटेड, हो सकता है फंडामेंटल राइट से कुछ राइट है वो सस्पेंड किए जा सकते हैं जो प्रेसिडेंट के ऑर्डर में लिखे होते हैं वो। ठीक है, तो दूसरी स्टेटमेंट है यहां पे, ये बताओ कौन कौन सी स्टेटमेंट है दोनों में से करेक्ट है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, दोनों ही स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। इनफैक्ट क्या मैं जब एक्सप्लेन कर रहा हूं तो उसमें एक हिंट सा भी आपको जा रहा होगा कि दोनों स्टेटमेंट है बिल्कुल करेक्ट है। मार्शल लॉ होता है उसमें एक पर्टिकुलर एरिया में आर्मी का कंट्रोल हो जाता है, फिर उसके बाद वो जुडिशरी हो या फिर वहां पे पुलिस हो या कोई सिविलियन हो, वो सारा काम है वो खुद करना स्टार्ट कर देती है, जबकि नेशनल इमरजेंसी में ऐसा नहीं होता। अगला क्वेश्चन है, अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज द पावर टू कैंसिल पोल्स इफ देयर इज। 1951 का रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है, उसमें प्रोविजन है, उसमें जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसके पास में पावर है कि वो पोल्स को कैंसिल कर सकता है। कब कर सकता है, इफ देयर इज ए यूज ऑफ मसल पावर, कि वहां पे बाहुबल का प्रयोग करके, पहले बैलेट पेपर होते थे और बिहार वगैरह में या कई जगह पे ऐसे देखने को आता था, या कई और भी जगह हरियाणा में भी, यूपी में भी, कि जो पूरा वो पिप्पा होता था उठाकर भाग जाते थे, लेकर चले जाते थे। गाड़ी होती थी जिसमें कि वो बैलेट पेपर होते थे वो उठाकर ले जाते थे। आज के टाइम में भी क्या है कि जो वोटिंग मशीन उसको लेकर भाग जाते हैं। ठीक है, बूथ कैप्चरिंग, कि बूथ पे कब्जा कर लेते हैं और अपने अनुसार वोट डालने की कोशिश करते हैं। उस टाइम में अगर चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पता चले तो कैंसिल कर सकते हैं। यूज ऑफ मनी पावर, ये बहुत ही सब्जेक्टिव सी बात है कि मनी पावर की डेफिनेशन क्या है फिर, कि मनी पावर अगर क्या हम बोले कि बड़ी बड़ी एडवर्टाइजिंग, बड़ी बड़ी रैलियां अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी करती है, जैसे मोदी साहब करते हैं, बड़े बड़े विज्ञापन, बड़े, तो उस केस में क्या वो कैंसिल कर दे। यूज ऑफ मनी पावर है, बहुत ही सब्जेक्टिव सी बात है। हालांकि इस पे जो इलेक्शन कमीशन है उसने पार्लियामेंट को और कई बार बोला है कि इस पे कोई खास कानून बनाइए जिससे कि हम इस पे एक्शन ले सकें, लेकिन पहली और दूसरी स्टेटमेंट ही करेक्ट है, तीसरी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं पूरा पढ़ना कि इसमें ये मामला ये क्यों नहीं है, तो आप पूरा इसको पीडीएफ को भी देख सकते हैं। आगे देख लेते हैं कि क्वेश्चन है, द क्लासिफिकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्वेश्चन आपके सामने क्या है कि क्लासिफिकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एज जस्टिसेबल एंड नॉन जस्टिसेबल राइट्स हैज बीन अडॉप्टेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज। इंडिया में फंडामेंटल राइट्स है वो जस्टिसेबल है, मतलब आप कोर्ट में जा सकते हैं उनको लेने के लिए, और जो फंडामेंटल जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है उसको इंप्लीमेंट कराने के लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते। तो ये वाला जो फॉर्मूला है, ये वाला जो सिस्टम अपनाया गया है वो किस सोर्स से अपनाया गया है, कहाँ का सोर्स है जिसने कि इंडिया को ये प्रेरणा दी थी कि ये होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका जो राइट आंसर है वो है ए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड है, उससे ये प्रेरणा मिली है, उससे एक सोर्स के रूप में इसको यूज किया गया। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपके सामने ये है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू प्रिजाइडिंग ऑफिसर इन द पार्लियामेंट।
प्रिजाइडिंग ऑफिसर पार्लियामेंट से संबंधित है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर का मतलब होता है पीठासीन अधिकारी, मतलब जो चेयर के ऊपर बैठा होता है, जो चेयर पे, जैसे कि स्पीकर है या राज्यसभा का चेयरमैन, उसकी बात हो रही है। इन केस ऑफ वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, तो पहली स्टेटमेंट है कि अगर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर है वो दोनों ही न हो, मतलब दोनों किसी विमान हादसे में टपक गए या कोरोना के शिकार हो गए, वैकेंसी हो गई, तो लोकसभा में इलेक्ट एनी मेंबर एज एक्टिंग स्पीकर। क्या ऐसा हो सकता है कि लोकसभा है लोकसभा किसी भी को किसी मेंबर को वो एक्टिंग स्पीकर बना सकता है? क्या लोकसभा के पास ये पावर है? पहले स्टेटमेंट तो ये। दूसरी स्टेटमेंट है कि इन द इंस्टेंट व्हेन द रिजोल्यूशन ऑफ द रिमूवल इज इन कंसिडरेशन बोथ स्पीकर एंड चेयरमैन कैन वोट। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, नीचे वाले स्टेटमेंट थोड़े घुमावदार है, समझना इसको, कि यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि अगर मान लो उनके हटाने का प्रस्ताव है, वो उस पर डिस्कशन हो रही है पार्लियामेंट में, लोकसभा के केस में स्पीकर की हो रही है और राज्यसभा के केस में चेयरमैन को हटाने की बात हो रही है। तो यहाँ पे अगर ऐसी सिचुएशन हो तो उस केस में बोला जाता है कि बोथ स्पीकर एंड चेयरमैन कैन वोट, कि स्पीकर वोट डाल सकता है, चेयरमैन भी वोट डाल सकता है। क्या ऐसा होता है? चेयरमैन के पास में वोट डालने का राइट है? क्या चेयरमैन है और जो स्पीकर है दोनों के पास सेम पावर है इस केस में, पर्टिकुलर केस में? ठीक है, तो ये दूसरी स्टेटमेंट है आपके सामने, ये है। तो बताओ कौन कौन सी स्टेटमेंट है इसकी करेक्ट है, कौन कौन सी स्टेटमेंट इसकी करेक्ट है? तो इसका राइट आंसर होगा न तो पहली स्टेटमेंट करेक्ट है, न ही दूसरी स्टेटमेंट करेक्ट है। डी इसका करेक्ट आंसर होगा, दोनों ही स्टेटमेंट है, दोनों ही स्टेटमेंट है वो गलत है। अब देखो इस केस में क्या होता है कि जो चेयरमैन है उसका तो वोट ही नहीं होता, नहीं वो मेंबर है। चेयरमैन है न तो वोट होता न मेंबर है, और चेयरमैन है उस टाइम वो प्रेजाइडिंग भी नहीं कर सकता। ठीक है, तो वो क्या है, वो बैठ कर इसके अंतर्गत अपना दलील दे सकता है। यहां पे लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से स्टेटमेंट पढ़िए, कि वाइस प्रेसिडेंट कैन नॉट प्रेजाइड ओवर ए सिटिंग ऑफ द राज्यसभा। वो उस जो पर्टिकुलर सिटिंग है उसको प्रेजाइड नहीं कर सकता चेयरमैन के रूप में जब उसके हटाने का रेजोल्यूशन है वो चल रहा हो। हाउएवर ही कैन प्रेजेंट एंड स्पीक इन द हाउस एंड कैन टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग। वो वहां पे भाग ले सकता है, वहां पे बोल सकता है, वो प्रोसीडिंग में, चर्चा में भाग ले सकता है विदाउट वोटिंग ए। Even at such time, why the speaker can vote in the first instant when a resolution for his removal is under consideration of the Lok Sabha। लोकसभा के केस में स्पीकर है वो वोट डाल सकता है। लोकसभा क्योंकि उसको वो तो एमपी है ना, एमपी के लिहाज से वो वोट डाल रहा है, और जबकि वाइस प्रेसिडेंट है वो तो एमपी नहीं है। तो ये स्टेटमेंट आपने बहुत ही ध्यान से समझने की जरूरत है, इसलिए गलत है। अब आ जाती है पहली स्टेटमेंट गलत क्यों थी? इट इज द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट है न कि लोकसभा। वो अपॉइंट करती है किसी मेंबर को, पार्लियामेंट के किसी मेंबर को, किसी एमपी को ही करेगी एक्टिंग स्पीकर। अगर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की वैकेंसी खाली है, जब तक कि नया डिप्टी या स्पीकर या डिप्टी स्पीकर हाउस नहीं चुनता है, या बोल सकते हैं प्रोटेम स्पीकर के रूप में काम करना स्टार्ट कर देगा वो। ठीक है, उस रूप में काम होगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आगे देख लेते हैं। Which of the following fundamental rights is not self-executory in nature? समझिए क्या मामला ये, कि not self-executory in nature, ऐसा फंडामेंटल राइट कौन सा है निम्नलिखित में से जो कि अपने आप एग्जीक्यूट नहीं होगा, बल्कि उसको इंप्लीमेंट करवाने के लिए अलग से पार्लियामेंट है वो एक्ट बनाएगी। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे, कि अगर जैसे प्रोविजन ऑफ अनटचेबिलिटी है, प्रोविजन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत का प्रतिरोध करना है, इस पे प्रतिबंध होना चाहिए, उसका वो होना चाहिए। लेकिन अपने आप में ये आर्टिकल पूर्ण नहीं है जब तक कि इसके लिए पार्लियामेंट में सिविल राइट्स से रिलेटेड कोई एक्ट नहीं बनाया गया। तो इसका मतलब क्या है कि जो 6 महीने की सजा हो सकती है, और उसके लिए वो खास क्या है, उसके लिए एक्ट बनाना पड़े, एग्जीक्यूट करने के लिए उसको एक्ट बनाना पड़े, वो सेल्फ एग्जीक्यूटरी नहीं है। तो पहली स्टेटमेंट क्या है, कौन सा नहीं है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है वो ए हो जाएगा। बाकी क्या है? बाकी राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू कंस्टिट्यूशनल रेमेडी, ये वाले हैं ना, वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी और सेल्फ एग्जीक्यूशन उसका हम लोग कर सकते हैं। तो सम प्रोविजन है पार्ट 3 में ऑफ द कंस्टिट्यूशन आर नॉट सेल्फ एग्जीक्यूटरी। वो कौन कौन से? दीज आर्टिकल्स आर नॉट डायरेक्टली इन्फोर्सेबल, they are indirectly enforceable and require the enactment of some law to bring them into effect, कि कुछ अलग से कानून बनाने पड़ेंगे। if they are enforceable only if the law is violated, अगर कोई लॉ वायलेट हुआ है ना,
पार्लियामेंट ने लॉ बनाया इनको फोर्स करने के लिए, वो वायलेट हुआ तभी इसको इन्फोर्स किया जा सकता है। जैसे कि आर्टिकल 15(2) इक्वलिटी इन रिगार्ड टू द एक्सेस टू यूज ऑफ प्लेस ऑफ पब्लिक रिजोर्ट, आर्टिकल 17 है, आर्टिकल 18 का 3 और 4 क्लोज है, ठीक है, जिसमें कि एक्सेप्टेंस ऑफ फॉरेन टाइटल वाला मामला है, आर्टिकल 23 है और आर्टिकल 24 है। यहां पे ये सेल्फ एग्जीक्यूटरी नहीं है राइट, बल्कि एक लॉ बनाकर इनको इंप्लीमेंट किया जा सकता है। तो ये बहुत ही ध्यान से इसको दोबारा पढ़ना पीडीएफ में, और उसके बाद थोड़ा मत्था और मार सकते हैं इस पे कि ऐसा क्यों। आगे देख लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द कोर्ट ऑफ अ रिकॉर्ड। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, कोर्ट ऑफ ए रिकॉर्ड है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। सुप्रीम कोर्ट की जितनी भी कार्रवाई है, फैसले है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के रूप में दर्ज हो जाते हैं और वो बाकी कोर्ट उनका रेफरेंस लेते हैं। तो यहां पे उसी तरह की स्टेटमेंट पूछा गया है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब मैंने समझा दिया आपको, सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर कि उसकी जो फैसले होते हैं वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हो जाते हैं, दूसरे जो कोर्ट है उसका हवाला लेते हैं, फिर रेफरेंस लेते हैं। तो बोथ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट हैव द पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कि दोनों, बोथ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हैव द पावर टू पनिश फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। दूसरे स्टेटमेंट ये है, रिकॉर्ड्स ऑफ बोथ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट कैन बी एडमिटेड एज एविडेंस। तीसरा है, कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्फर्स ओनली द सुप्रीम कोर्ट नोट द हाई कोर्ट विद द पावर टू रिव्यू एंड करेक्ट इट्स ओवन डिसीजन। तीन स्टेटमेंट है, यहां पे बताओ कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। तो यहां पे चारों ही स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, चारों ही स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। अब देखिए समझिए कि यहां पे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है, अगर आप कोर्ट के फैसले को नहीं मानते हैं तो वो सजा दे सकता है, ठीक है। अगर आप जो कोर्ट का जो भी रिकॉर्ड है उसके सम्मान नहीं करते हैं या अटेम्प्ट के रूप में माना जाएगा, तो वो कोर्ट के फैसलों का सम्मान करना जरूरी है। पहली स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है, ये सभी को पता है। दूसरा है, द रिकॉर्ड्स ऑफ बोथ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट कैन बी एडमिटेड एज एविडेंस। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी रिकॉर्ड होता है, जो भी फैसले होते हैं, वो एज एविडेंस के रूप में दूसरी जगह पे लिए जाते हैं। तो ऐसे ही हाई कोर्ट के जो फैसले होते हैं, हाई कोर्ट के फैसले, जैसे कि मान लो हरियाणा या पंजाब में कोई केस चल रहा है और वह लोकल, मान लो कुरुक्षेत्र कोर्ट में यह फैसला हो रहा है, वो वकील है जिरह करते टाइम में अगर किसी दूसरे राज्य के हाई कोर्ट का कोई फैसला है, वो भी रेफरेंस के रूप में वहां पे ऐड या उसका गिनवा सकता है जज को कि देखो ये फैसला उस हाई कोर्ट ने किया था। तो इसका मतलब तो ये है। तीसरी स्टेटमेंट है कि अगर मान लो कोई जो फैसला होता है, तो जो रिव्यू होता है, जैसे कि अयोध्या का फैसला हुआ, अब रिव्यू करने के लिए एक समय होता है, तो क्या वो रिव्यू करने के लिए, अपने फैसले को रिव्यू करने के लिए ये पावर है, वो पावर होती है, वो सुप्रीम कोर्ट को होती है। हाई कोर्ट से आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या से आगे कहां जाए, सुप्रीम कोर्ट से आगे फिर रिव्यू के लिए जा सकते हैं, रिव्यू पिटीशन दाखिल कर सकते हैं। तो ये पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। इससे क्वेश्चन से आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। अगला स्टेटमेंट देख लेते हैं, डी इसका आंसर होगा। अगला स्टेटमेंट देख लेते हैं, और पूरा जानकारी है तो आप इसको पढ़ सकते हैं आपके पीडीएफ में। जिन्होंने अभी तक इस कोर्स को ज्वाइन नहीं किया जरूर ज्वाइन कर ले। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह आता है इस तरह क्वेश्चन कि रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट 2006 फॉरेस्ट राइट। फॉरेस्ट राइट किसकी बात होती है कि जो जंगलों में जाते हैं उनकी बात हो रही है। जंगलों में कौन जाता है? मेनली ट्राइबल एरिया, यहाँ के जो लोकल बाशिंदे हैं उस पर्टिकुलर जंगल में रहने वही जाते हैं। तो यहाँ पे है कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर इज द नोडल मिनिस्ट्री फॉर इंप्लीमेंटेशन इट्स प्रोविजन, कि ये वाली जो मंत्रालय है वो एकमात्र नोडल एजेंसी, मतलब वो नोडल एजेंसी का काम करेगी इंप्लीमेंट करने के लिए, इसको कोऑर्डिनेशन का काम करेगी सभी प्रोविजन को इंप्लीमेंट करवाने के लिए। जो रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 जो जंगली आदमी को दिए, जल जंगल जमीन, ये 3 स्लोगन होते हैं आमतौर पर पॉलिटिकल स्लोगन, तो उसको इंप्लीमेंट करवाने के लिए ये एक्ट बनाया गया है। तो पहली स्टेटमेंट थी। दूसरी स्टेटमेंट है, इट सीक्स टू रिकॉग्नाइज राइट फॉर हैबिटेशन एंड ऑक्यूपेशन इन फॉरेस्ट लैंड फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलपर्स, कि जो एसटी है और बाकी एसटी के अलावा भी जो आमतौर पे क्या है जिनका आजीविका है वो फॉरेस्ट के जो प्रोड्यूस होते हैं उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो एसटी और ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलपर है, उनके राइट वहां पे रहने का और उनके ऑक्यूपेशन का उसको रिकॉग्नाइज करना, न कि बड़ी कंपनी आए
और इन सबको भगा दे। ठीक है, इनफैक्ट क्या है कि ये जो पोस्को का आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन के बाद में यहां पे ये राइट्स की बात आई थी, वो राइट वो उस आंदोलन के एक इसमें रिस्पॉन्स में ये एक्ट क्रिएट किया गया था। इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया, कि ये सारे भारत में अप्लीकेबल है। ऑल ऑफ दी चारों स्टेटमेंट, निम्नलिखित में बताओ कौन सी सही है। तो इसमें चारों ही स्टेटमेंट है वो अप्लीकेबल है, चारों, ये सारे भारत में है कि जहां जहां पे भी जो फॉरेस्ट है उस पर अप्लीकेबल है। उसके बाद ये जो दूसरी स्टेटमेंट, पहली स्टेटमेंट, सारी स्टेटमेंट है बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि व्हेन रिस्पेक्ट टू, अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि विद रिस्पेक्ट टू द यूनियन टेरिटरीज, क्वेश्चन आपके सामने है कि विद रिस्पेक्ट टू यूनियन टेरिटरीज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है, बताओ कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इज द नोडल मिनिस्ट्री फॉर ऑल द मैटर्स ऑफ यूनियन टेरिटरी। यहां पे क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ क्वेश्चन में कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इज द नोडल मिनिस्ट्री फॉर ऑल द मैटर्स ऑफ यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी के जितने मुद्दे हैं, चाहे वो बजट का हो, एडमिनिस्ट्रेशन का हो, कल्चर का हो, सारे के सारे मुद्दे हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ होम मिनिस्ट्री है, उसके लिए वो नोडल एजेंसी का काम करती है, नोडल मिनिस्ट्री का काम करती है, वो कोऑर्डिनेट करेगी सभी का। तो पहली स्टेटमेंट तो ये है, ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट है कि ओनली द यूनियन टेरिटरीज हैविंग लेजिस्लेचर हैविंग ए सेपरेट कंसोलिडेटेड फंड। यहां पे क्या है क्वेश्चन, ओनली द यूनियन टेरिटरी हैविंग लेजिस्लेचर हैव ए सेपरेट कंसोलिडेटेड फंड, कि जो यूनियन टेरिटरी है जहां पे लेजिस्लेचर है, जैसे कि दिल्ली है या फिर पुडुचेरी है, उनके पास में कंसोलिडेटेड फंड है, उनका अलग से होता है। तीसरा है, प्रेसिडेंट कैन मेक लॉज फॉर पीस, प्रोग्रेस एंड गुड गवर्नेंस ऑफ ऑल द यूनियन टेरिटरी। यहां पे प्रेसिडेंट कैन मेक लॉज फॉर पीस, प्रोग्रेस एंड गुड गवर्नेंस फॉर ऑल द यूनियन टेरिटरी इंक्लूडिंग दिल्ली और पुडुचेरी, ये बात कर रहा है। ये तीसरी स्टेटमेंट कि भले ही प्रेसिडेंट है वो चाहे दिल्ली हो, पुडुचेरी हो, बाकी राज्य केंद्र शासित प्रदेश हो, सभी के लिए ही लॉ बना सकते हैं वो। मतलब कि वहां की जो लेजिस्लेचर उसको राइट नहीं है लॉ बनाने का, क्या मतलब ये है इसका, ठीक है। तो तीन स्टेटमेंट बताओ कौन सी स्टेटमेंट है इसमें करेक्ट है, कौन सी। तो पहली स्टेटमेंट इसकी करेक्ट है, बाकी करेक्ट नहीं है। पहली स्टेटमेंट इसकी करेक्ट है, मतलब कि जो देखो लिखा हुआ क्या है कि अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल 1961 के बिजनेस रूल के मुताबिक जो होम मिनिस्ट्री है वो नोडल एजेंसी होती है सभी यूनियन, ऑल मैटर ऑफ यूनियन टेरिटरी रिलेटिंग टू लेजिस्लेशन, फाइनेंस एंड बजट, सर्विसेज एंड अपॉइंटमेंट ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड एडमिनिस्ट्रेटर, इन सभी के लिए काम करती है। दूसरा क्या है कि दूसरी स्टेटमेंट गलत क्यों है या करेक्ट नहीं है, क्योंकि ऑल द यूनियन टेरिटरी हैव कंसोलिडेटेड फंड नोन एज कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द यूनियन टेरिटरी, कि सभी का होता है, यानी कि सिर्फ जिनका लेजिस्लेचर होता है उन्हीं का होता है, सभी का कंसोलिडेटेड फंड होगा। तीसरा है स्टेटमेंट, तीसरी स्टेटमेंट क्या है कि वो गलत क्यों है, क्योंकि आर्टिकल 240 बोलता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज द पावर टू मेक रेगुलेशन फॉर सर्टेन यूनियन टेरिटरी, सभी के लिए नहीं, कुछ एक यूनियन टेरिटरी के लिए रेगुलेशन है, फॉर पीस, प्रोग्रेस और गुड गवर्नमेंट के लिए हो सकता है। जहां पे कि लेजिस्लेचर है, मतलब कि विधानसभा है, प्रेसिडेंट है, वहां पे ये अथॉरिटी नहीं है लेजिस्लेशन बनाने के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कोस्टल स्टेट्स कैन एक्सरसाइज जुरिडिक्शन ओवर द मिनरल। जो ये वाली प्रेजेंटेशन है, ये जो सीरीज है, वो उन स्टूडेंट के लिए जिनका अच्छा लेवल है ऑलरेडी, जिनका बिल्कुल बेसिक बैकग्राउंड नहीं है, वो उनको बेसिक कोर्स हमारे करनी चाहिए, जिनको कि वो समझ में आ जाए, वरना उन स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा जिनका लेवल नहीं। ये उनके लिए जो कि सिलेक्शन के लिए दौड़ रहे हैं, न कि सिर्फ उनके लिए जो कि सिर्फ और सिर्फ पढ़ना चाह रहे हैं, कोई छोटे मोटे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो अच्छी क्वालिटी का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और जिनका अच्छा लेवल है, ठीक ठाक लेवल है, जिनको ये समझ सकते हैं इन चीजों को कि यूनियन टेरिटरी क्या है, लेजिस्लेचर क्या है, पार्लियामेंट क्या है, जुडिशरी क्या काम कैसे काम करती है, जिन्होंने बेसिक चीजें पढ़ रखी है, ठीक है। तो उनके लिए ये प्रेजेंटेशन या ये सीरीज है, न कि उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको अभी तक स्टार्ट ही किया है, तो उनको तो कुछ पता ही नहीं चलेगा इसमें हो क्या रहा है, ठीक है। हाई लेवल के बच्चों के लिए इनफैक्ट है ये चीजें समझ में आएगी, और उनको जिनको कि सिलेक्शन से थोड़ी बहुत दूर है तो उनको सिलेक्शन की तरफ ले जाएगी, ठीक है। इसका सीरीज का मकसद है वो समझने की आपको जरूर कोशिश करनी चाहिए।
कोस्टल स्टेट्स कैन एक्सरसाइज जुडिक्शन ओवर द मिनरल्स लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। तो जैसे कि ये क्वेश्चन है फॉर एग्जांपल के तौर पर, इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको पहले ज्योग्राफी भी समझनी है, फिर अखबार भी समझने हैं और पॉलिटी भी समझनी है, तीनों चीजें समझनी है, तब जाकर इस क्वेश्चन को समझ अंडरस्टैंडिंग बनेगी। और फिर क्या आपको गूगल सर्च भी करने की आपसे कोई गलती नहीं हो रही हो इसमें। तो मतलब कि कॉम्प्लिकेटेड प्रक्रिया जरूर है इस सीरीज को समझने के लिए। द कोस्टल स्टेट्स कैन, कोस्टल स्टेट्स का मतलब कि जो राज्य तटीय है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर केरला है, तो केरला को मिनरल्स का राइट है, जो कि समुद्र उसके नजदीक समुद्र में, वो टेरिटोरियल वाटर हो, कंटिनेंटल शेल्फ हो या एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। ये तीनों स्टेटमेंट काफी इंपॉर्टेंट है, हमने अलग से इन पे वीडियो भी बनाए हुए हैं, वो भी आप जरूर देखें पूरी डिटेल में, बहुत डिटेल में, ठीक है। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड विनो, इसमें से किसी पे भी राइट नहीं है। जो कोस्टल का एरिया होता है, मतलब समुद्र का एरिया होता है, वो केंद्र का होता है, यूनियन लिस्ट में आ जाता है। वो जो यूनियन मतलब समुद्री एरिया में राज्यों के राइट है वो बहुत कम होते हैं। अगला आंसर है, अगला क्वेश्चन है इसका कि विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प इन प्रमोटिंग एजुकेशन। आपको यह बताना है कि कौन सा संविधान का पोर्शन है या फीचर्स है, आर्टिकल है या जो पार्ट है वो एजुकेशन को प्रमोट करता है। क्या फंडामेंटल राइट एजुकेशन की बात करता है कहीं कहीं, क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एजुकेशन प्रमोट करने की बात करता है, फंडामेंटल ड्यूटी एजुकेशन को प्रमोट करने की बात करता है क्या, या ऑल द अबो, या निम्नलिखित में से चारों। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है चारों। फंडामेंटल राइट आपने सुना होगा आर्टिकल 21A, 21A है फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन है, 6 से 14 साल के बच्चों को वो स्टेट है वो सुनिश्चित करेगा, और ये राइट है उसका फंडामेंटल राइट बच्चों का, ठीक है, 6 से 14 साल वालों को, और वो स्टेट अलग से लॉ बनाकर उसको इंप्लीमेंट करवाएंगे। भी राइट आर्टिकल 45 है जिसमें कि कंपल्सरी एजुकेशन प्रोविजन करना है, कोशिश करनी है क्या कि सरकारों को कंपल्सरी और फ्री एजुकेशन है वो प्रोवाइड की जाए, ठीक है, स्पेशली जब तक कि वो The state shall endeavor to provide early childhood care and education for all children until they complete the age of 6 year, ठीक है, 6 साल के, कहने का मतलब है कि आंगनवाड़ी वाली बातें हो रही है यहाँ पे। और तीसरा है कि फंडामेंटल ड्यूटी जो 51A की बात हो रही है वहां पे, जो बाद में सबसे आखिर में 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी ऐड हुई है उसकी बात हो रही है। इसमें पेरेंट और गार्जियन है उसको अपने बच्चों को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे, अपने वार्ड को जो कि वो देख रेख कर रहे हैं उसकी, 6 से 14 साल के लिए वो स्कूल भेजे उनको। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नेहरू रिपोर्ट इज करेक्ट। तो नेहरू रिपोर्ट से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट आपके सामने है, वो स्टेटमेंट क्या है। नेहरू रिपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे। इट वॉज ड्राफ्टेड बाय जवाहरलाल नेहरू एज एन अटेम्प्ट टू फ्रेम इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन। क्या ये जवाहरलाल नेहरू द्वारा, ये नेहरू रिपोर्ट की बात आ रही है, जवाहरलाल नेहरू है या कोई और भी नेहरू था, तो पहली स्टेटमेंट तो यह है कि ये ड्राफ्ट की गई थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। दूसरी स्टेटमेंट यह है कि इट डिमांडेड कंप्लीट इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया, कि जब ये नेहरू रिपोर्ट सबमिट हुई तो इसमें लिखा गया कि हम डिमांड करते हैं कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस होना चाहिए इंडिया का। तीसरी स्टेटमेंट है इट प्रपोज 19 फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडिंग राइट फॉर वुमेन। इन्होंने बोला कि हम 19 फंडामेंटल राइट है उसकी डिमांड करते हैं, जिसमें कि महिलाओं से रिलेटेड राइट का भी जिक्र था। तो बताओ कि कौन सी स्टेटमेंट है इसमें से करेक्ट है। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसमें से जो तीसरी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, बाकी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तीसरी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। क्यों है तीसरी स्टेटमेंट है, देखिए जो मोतीलाल नेहरू है ना, ये बात उनकी हो रही है, ठीक है। मोतीलाल नेहरू उन्होंने ड्राफ्ट किया था इसको एज एन अटेम्प्ट टू फ्रेम इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का पहला संविधान एक बोल सकते हैं। इस संविधान को बनाने में मोतीलाल नेहरू ने कोशिश की थी, ड्राफ्ट किया था तैयार। दूसरी क्यों करेक्ट नहीं है, इट डिमांडेड डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया ऑन द लाइंस ऑफ सेल्फ गवर्निंग डोमिनियन। पूर्ण आजादी की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, डोमिनियन स्टेटस हो जाना चाहिए, और इसमें कि हम लोग सेल्फ गवर्निंग डोमिनियन हो, मतलब अंदर ही हम लोग खुद अपना अधिकार तय करें। इट 19 फंडामेंटल राइट है उसकी बात हो रही है यहाँ पे, तो ये स्टेटमेंट तीनों करेक्ट है, जिसमें कि यूनियन बनाने का अधिकार है और यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज का अधिकार है, मतलब कि सभी लोग वोट डाल पाए, न कि कुछ लोग रिच लोग हैं जिनके पास लैंड है वही वोट डाल सकें। तो इस तरह की बातें इसमें अंतर्गत आई थी। तो स्टेटमेंट जो तीसरी स्टेटमेंट वो करेक्ट है। आगे देख लेते हैं स्टेटमेंट
अगला क्वेश्चन, द हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट ऑफ 1956 इज एप्लीकेबल टू पर्सन बिलोंगिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन। क्वेश्चन यहां पे आ गया है, द हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट ऑफ 1956 इज एप्लीकेबल टू पर्सन बिलोंगिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन। ठीक है, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 है, बताना आपको कि कौन कौन सा रिलीजन पे एप्लीकेबल है। हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 का मतलब हिंदू से रिलेटेड नहीं है, इसके अलावा भी धर्म है वो इंक्लूड है। तो बताना है कि हिंदुज्म, सिखिज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, ऑल ऑफ दीज किस पे एप्लीकेबल है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर है वो है डी। इसका राइट आंसर है वो है डी, सारे इंक्लूड है इसमें। तो एक्ट क्या बोलता है कि जो हिंदू बाय रिलीजन हो इन एनी ऑफ इट्स फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट इंक्लूडिंग वीराशैव, लिंगायत, फॉलोअर ब्रह्मो, प्रार्थना, आर्य समाजी, और एनी पर्सन हु इज बुद्धिस्ट, जैना और सिख बाय रिलीजन, और एनी अदर पर्सन हु इज नॉट ए मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी और जीव बाय रिलीजन। कि इसके अलावा मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी और जीव को छोड़कर बाकी कोई हो, और हिंदू हो, आर्य समाजी हो, मतलब किसी भी रूप में वो हिंदू के ज्यादा कनेक्ट हो रहा हो, उसके लिए ये एक्ट है। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज और आर कंस्टिट्यूट ऑफ प्रसार भारती। प्रसार भारती से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, आप जरूर सुनते होंगे प्रसार भारती इसका जिक्र है। ठीक है, तो प्रसार भारती में क्या क्या आता है? दूरदर्शन क्या प्रसार भारती के अंतर्गत आता है? मतलब प्रसार भारती मैनेज करता है क्या इनको? ऑल इंडिया रेडियो प्रसार भारती के अंतर्गत आता है क्या? प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, यह क्या प्रसार भारती के? या डी, कौन सा इसमें करेक्ट आंसर होगा? कौन सा इसमें करेक्ट? इसका करेक्ट आंसर है वो है डी, प्रसार भारती है। उस एक्ट के अंतर्गत प्रसार भारती को क्रिएट किया गया। प्रसार भारती एक ऑटोनोमस बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब इसको एक्ट के जरिए क्रिएट किया गया है, प्रसार भारती एक्ट, और इसका अस्तित्व है 23/11/1997 इसके दौरान अस्तित्व में आया था। पहले क्या होता था, ये जो दूरदर्शन और रेडियो है वो मीडिया यूनिट होती थी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की। उसके बाद इसको अलग से इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस बॉडी बनाया गया प्रसार भारती को 1997 से, और ये पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर है देश का, मतलब सरकारी कंपनी आप बोल सकते हैं इसको। और इसका जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग आर अचीव्ड इन टर्म्स ऑफ प्रसार भारती एक्ट, इसमें एक्ट के अंतर्गत सारे लिखे हुए हैं। पर प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है, ये इसका हिस्सा नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विद रेफरेंस टू डॉक्ट्राइन ऑफ द प्लेजर अंडर द कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपने ये डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर, इसका जिक्र तो बहुत सुना होगा। राज्यपाल का जिक्र आता है, राज्यपाल की अपॉइंटमेंट कैसे होती है, कितने टर्म के लिए होती है, तो आप वहां तुरंत प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। या फिर क्या है कि आप जिक्र आता है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, तो उसकी अपॉइंटमेंट, उसका कार्यकाल कितना होता है, प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो यहां पे क्वेश्चन है वो डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर की बात हो रही है, प्लेजर ऑफ द गवर्नर। ठीक है, तो डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है ना, कि उसके अनुसार, जैसे कि मान लो अगर यहाँ पे कोई एडवोकेट जनरल बनाना है स्टेट का, तो क्या है, डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर अप्लाई होता है उसके ऊपर राज्यपाल के अनुसार। उसकी टर्म नहीं होती, सरकार चाहे उसको हटा सकती है, उसकी बात हो रही है। डॉक्ट्राइन प्लेजर का मतलब ये है। तो बताओ अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इट इज ओनली अप्लीकेबल टू पर्सन हु आर मेंबर ऑफ ऑल इंडिया सर्विस एंड सेंट्रल सर्विस, नॉट टू मेंबर ऑफ स्टेट सर्विस। कुछ लोग आप में से इस वीडियो को देख रहे हैं, आईएएस की तैयारी कर रहे होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में जाना चाहते हैं, कुछ ऐसे होंगे हो सकता है रेलवे की तैयारी कर रहे हो, या कोई एचसीएस, यूपीपीसी, आरएस की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, तो उससे रिलेटेड है कि किसके लिए इट इज ओनली अप्लीकेबल टू पर्सन हु आर मेंबर ऑफ ऑल इंडिया सर्विस एंड सेंट्रल सर्विस, नॉट टू मेंबर ऑफ स्टेट सर्विसेज। क्या मेंबर स्टेट सर्विस है उसके लिए अप्लीकेबल नहीं होते? मान लो कल कोई एचसीएस बनता है और एचसीएस की अपॉइंटमेंट होती है गवर्नर के जरिए, उसका अपॉइंटमेंट लेटर आता है, तो उसको हटाने का प्रोविजन है। ठीक है, तो उसमें प्लेजर ऑफ द गवर्नर है या नहीं है, ये क्वेश्चन आपके सामने है। इट इज यूज टू रिमूव कंट्रोलर, या उसको हटाने के लिए, एचसीएस आईएएस को हटाने के लिए। क्या अगर प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट का नहीं है तो इसका मतलब टर्म फिक्स है, और टर्म है तो क्या है कि जैसे यहां पे नीचे वाली स्टेटमेंट इसको क्लेरिफाई और कर रही है कि इट इज यूज टू रिमूव कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया एंड चीफ इलेक्शन कमिश्नर फ्रॉम देयर ऑफिस। कि अगर डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर है उसको हटाना, अगर कैग को हटाना है या चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाना है, तो उसका इस्तेमाल हो सकता है। क्या कैग को हटाना, राष्ट्रपति हटा सकता है कैग को,
या चीफ इलेक्शन कमिश्नर है इंडिया के, उनको राष्ट्रपति हटा सकते हैं, या पार्लियामेंट के जरिए 2/3 बहुमत से पास करवाना होता है। मतलब ऐसे हटाना आसान नहीं है। ठीक है, तो आपको एक हिंट मिल गया पूरे मेरी एक्सप्लेनेशन में कि मतलब यहाँ पे क्या है। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है वो डी है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर है वो डी है। अब डी क्यों है? देखिए कि पहली स्टेटमेंट करेक्ट इसलिए है, इनकरेक्ट है कि डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर मींस ऑल पर्सन हु आर मेंबर ऑफ ऑल इंडिया सर्विस एंड सेंट्रल सर्विस होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। Similarly, person of state services hold office during the pleasure of the governor. So this doctrine is also applicable to the person of state services. मतलब ये जो डॉक्ट्राइन है ना वो स्टेट सर्विस पे अप्लीकेबल है। क्वेश्चन में स्टेटमेंट में लिखा हुआ था अप्लीकेबल नहीं है, लेकिन एक्चुअल में तो अप्लीकेबल है, मैंने हिंट भी दिया था। ठीक है, दूसरा है स्टेटमेंट है कि दूसरी इनकरेक्ट क्यों है कि डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर है वो अप्लीकेबल नहीं है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे। हालांकि वो प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंटमेंट किए जाते हैं, लेकिन उनको हटाने का जो तरीका है वो क्या है कि पार्लियामेंट में स्पेशल मेजोरिटी से प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी का आरोप के खिलाफ रेजोल्यूशन कोई आए तो वो पास हो जाए ना, तभी उनको हटाया जा सकता है, वरना प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट नहीं हटेगा। तो उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी। आगे चलते हैं। With regard to financial emergency in India, which of the following statements are correct? क्वेश्चन है यहाँ पे कि फाइनेंशियल इमरजेंसी इन इंडिया से रिलेटेड फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात होती है। क्या आज तक फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी है? उस रिलेटेड आप दिमाग में सोचो एक बार। जो इमरजेंसी नेशनल इमरजेंसी आपातकाल की बात हो रही है, फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात हो रही है यहाँ पे कि द रेजोल्यूशन फॉर इट्स प्रोक्लेमेशन मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट बाय स्पेशल मेजोरिटी। कि अगर इसकी घोषणा हो, राष्ट्रपति अगर इसकी घोषणा करें तो सदन के जो दोनों हाउस है उसमें स्पेशल मेजोरिटी का मतलब है 2/3 बहुमत से इसमें पास होना जरूरी है। क्या फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत है रेजोल्यूशन लगाने की? पहली बात तो ये। दूसरी है वंस अप्रूव्ड, कि अगर एक बार फाइनेंशियल इमरजेंसी लग गई तो फाइनेंशियल इमरजेंसी है वो 1 साल मैक्सिमम लग सकती है, 1 साल मैक्सिमम कंटिन्यू हो सकती है। क्या ऐसा है? क्या 1 साल के लिए ही लग सकती है क्या? तीसरी स्टेटमेंट है कि इट वाज प्रोक्लेम्ड ड्यूरिंग 1991 इकोनॉमिक क्राइसिस, कि 1991 में जो क्राइसिस आया था उस दौरान इसको लगाया था, जब कुवैत पे इराक ने अटैक कर दिया था, तेल का संकट हो गया था और भारत की मिसमैनेजमेंट भी थी, मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो गया था। तो कहने का मतलब है कि ये डिफॉल्ट हो रहा था इंडिया, उस केस में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई गई थी। 3 स्टेटमेंट आपके सामने, बताओ कौन सी स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है कि कोई भी स्टेटमेंट इसकी करेक्ट नहीं है, कोई भी स्टेटमेंट है इसकी करेक्ट नहीं है। ठीक है, अब देखिए क्यों करेक्ट नहीं है। पहली स्टेटमेंट तो गलत क्यों है? पहली स्टेटमेंट गलत इसलिए है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी है वो दोनों हाउस से अप्रूव होनी चाहिए। बात तो उसमें थी दोनों हाउस की, 2 महीने के अंदर होनी चाहिए, लेकिन सिंपल मेजोरिटी से होनी चाहिए। जो नेशनल इमरजेंसी लगती थी, जो बात हम लोग पहले जो आई हमारी नेशनल इमरजेंसी पहले क्वेश्चन में, ये फाइनेंशियल इमरजेंसी ये सिंपल मेजोरिटी से लगती है, 2 महीने के अप्रूवल चाहिए इसके लिए। तो पहली स्टेटमेंट तो गलत होगी, ये वाली चीजें नहीं थी उसमें। दूसरी क्यों गलत है कि वंस एक बार लग जाती है, दोनों हाउस ने अप्रूव कर दिया, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी है वो कंटिन्यू रहती है इंडेफिनेटली, जब तक कि इसको हटाया नहीं जाता। तो इसका कोई कार्यकाल नहीं है, जैसे 1 साल और इस तरह का कोई कार्यकाल नहीं है। ठीक है, तो ये कंटिन्यूस इंडेफिनेटली बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, इसमें आप मार्क आ सकते हैं क्योंकि दिमाग में नेशनल इमरजेंसी बिठाएंगे, आंसर देंगे फाइनेंशियल इमरजेंसी का। तो दूसरी स्टेटमेंट गलत हो गई है। अब तीसरी गलत यह है कि अभी तक आर्टिकल 360 जिसके अंतर्गत फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है, इसका इस्तेमाल कभी भी नहीं हुआ है। ठीक है, तो तीसरी स्टेटमेंट इसलिए भी गलत है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अब यहां पे आ गया क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के मुताबिक इट इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नर ऑफ स्टेट टू कॉज टू बी लेड बिफोर द स्टेट लेजिस्लेचर विच ऑफ द फॉलोइंग, कि भारत के संविधान में ये लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन ये है कि गवर्नर है, ये उसकी ड्यूटी होगी, राज्य के गवर्नर की ड्यूटी होगी कि राज्य के विधान मंडल है, मतलब कि उसकी स्टेट लेजिस्लेचर में, विधान सभा में वो रखे, कौन कौन सी रिपोर्ट रखे, किसकी रिपोर्ट रखेंगे गवर्नर राज्य की विधानसभा में। एक क्वेश्चन रिपोर्ट रखने से रिलेटेड राष्ट्रपति का भी आया था पीछे, ठीक है, जो कैग से रिलेटेड था, क्या कौन कौन सी रिपोर्ट करती है। तो यहां पे देखिए कौन कौन सी रिपोर्ट, कि रिपोर्ट ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन है वो राज्यपाल रखेंगे, विधानसभा के सदन के पटल पे रखवाएंगे।
ठीक है, क्या ये बात सही है? फिर दूसरी, रिपोर्ट ऑफ कैग रिलेटेड टू द स्टेट, कि कैग की रिपोर्ट होती है राज्यों की रिपोर्ट राज्यों को भेज देती है, तो वो राज्य की विधानसभा में रखनी होती है क्या? तीसरी, रिपोर्ट ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, कि राज्य का जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, यूपीपीसीएस का, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का, आरपीएससी, ठीक है, इस तरह से, तो उनकी जो रिपोर्ट होती है, या ऑल ऑफ दीज, या सभी रिपोर्टें वो रखवाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आसान सा है, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी रिपोर्टें रखवाते हैं। और इसके अलावा जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जिसको स्टेट बजट भी बोलते हैं, वो रिपोर्ट भी रखवाते हैं। आगे देख लेते हैं, सेशन ऑफ राज्यसभा कैन बी टर्मिनेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखने की समझने की कोशिश करना, और इसका जब आंसर देंगे आप तो आपको आंसर को एलिमिनेट करने की तरीका ढूंढना पड़ेगा, ठीक है, कि आप किस नतीजे पे पहुंच रहे हैं एलिमिनेशन से। सेशन ऑफ राज्यसभा, कि एक राज्यसभा का, देखो, एक होती है मीटिंग, होती है सिटिंग हाउस की, ठीक है, एक होती है मीटिंग, एक होता है सेशन, ठीक है। तो यहां पे आज की कार्रवाई स्थगित की जाती है, मतलब आज की मीटिंग स्थगित की जाती है। सेशन मतलब कि कुछ लंबे समय के लिए चलता है। सिटिंग दो होती है, एक सुबह होती है, एक शाम होती है, ठीक है। तो इस रूप में क्वेश्चन आपके सामने है कि सेशन ऑफ राज्यसभा कैन बी टर्मिनेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, कि सेशन है राज्यसभा को टर्मिनेट करना है, वो कैसे हो सकता है? ओनली एडजॉर्नमेंट सिनेडाई, एडजॉर्नमेंट सिनेडाई केवल अनिश्चित काल के लिए स्थगन के द्वारा। दूसरा, ओनली एडजॉर्नमेंट और ओनली प्रोवोकेशन। तीसरा, आइदर बाय एडजॉर्नमेंट और बाय प्रोवोकेशन बाय डिसोल्यूशन ऑफ द हाउस। चौथा है आइदर प्रोवोकेशन और एडजॉर्नमेंट सिनेडाई। जिन बच्चों को थोड़ी बहुत पॉलिटी आ रही होगी, जरूर ये शब्द है, सारे वर्ड है, वो सुने होंगे। एडजॉर्नमेंट क्या होता है? कि आज के लिए कार्रवाई स्थगित की जाती है, वो एडजॉर्नमेंट हो गया, ठीक है, एडजॉर्नमेंट हो जाता है। आज के लिए स्थगित की जाती है कार्रवाई, वो एडजॉर्नमेंट हो गया, या 2 दिन के लिए स्थगित की जाती है, वो एडजॉर्नमेंट हो गया। एडजॉर्नमेंट सिनेडाई का मतलब होता है कि अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है, स्पीकर करते हैं ये, ठीक है। राज्यसभा की कार्रवाई को एडजॉर्नमेंट सिनेडाई कर दिया गया, इसका मतलब कि अब वो सेशन नहीं आएगा, सेशन दोबारा नहीं आएगा। चाहे तो राष्ट्रपति है, सेशन चल रहा उस दौरान भी एडजॉर्नमेंट सिनेडाइन या प्रोरोगेशन का नोटिफिकेशन दे सकते हैं। एडजॉर्नमेंट सिनेडाइन है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर करता है। प्रोरोगेशन है वो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। प्रोरोगेशन का मतलब कि उस पर्टिकुलर सत्र का अवसान कर देना, सत्र को खत्म कर देना, स्पेशल नोटिफिकेशन आएगा। ये जो नोटिफिकेशन ये इस बात का इंश्योर करता है कि सदन को अवसान कर दिया गया सदन का। डिसोल्यूशन है वो लोकसभा के लिए एप्लीकेशन होता है, राज्यसभा परमानेंट हाउस है, डिसोल्यूशन भंग नहीं हो सकती राज्यसभा, लोकसभा ही हो सकती है। तो इन 4 जो डेफिनेशन आपने सुनी और फिर उसके बाद इनका मतलब समझाया मैंने, उसके आधार पे आप निष्कर्ष निकालकर जब देखेंगे चारों स्टेटमेंट देखेंगे, तो आपको ये डी है करेक्ट आंसर आएगा। या तो वो प्रोगेट करे, या एडजॉर्नमेंट सिनेडाई करे। आप इस पे जरूर कंफ्यूजन कर सकते हैं। तो लेकिन ये वाक्यों में अगर 4 ऑप्शन है और ये यूपीएससी या बड़े किसी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस 4 ऑप्शन में ही आपको बेस्ट जजमेंट आपको करना है, ठीक है। तो ये एडजॉर्नमेंट का मतलब यहां पे इस दौरान क्या है कि कैन बी टर्मिनेट, मतलब प्रेसिडेंट है, ध्यान से सुनना इस बात को, प्रेसिडेंट है वो नोटिफिकेशन इस दौरान जब कोई एडजॉर्नमेंट भी हो रहा हो या चल भी रहा हो सेशन, वो इश्यू कर सकते हैं, तो वो टर्मिनेट हो जाएगा क्या, उसकी कार्रवाई। ये इसको इंटरप्रिटेशन को आप ऐसे ले सकते हैं। तो इसका डी आंसर है। जो मॉर्निंग शिफ्ट होती है हमेशा सदन की होती है 11 से 1 बजे, और इवनिंग शिफ्ट होती है पोस्ट लंच सेशन होता है, वो होता है 2 से 6 बजे, 2 से 6 बजे। तो 1 घंटे का लंच होता है, काफी लंबा चौड़ा लंच होता है। तभी आपने देखा होगा कि जो एमपी है उनके पेट बड़े बड़े होते हैं। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन 1935 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। द मिनिस्टर ऑपरेट ऑन द ओथ ऑफ सेक्रेसी आफ्टर एंटरिंग ऑफिस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट इट। आपने सुना होगा कि मंत्री ने या मंत्रिमंडल ने या मंत्री परिषद ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। तो यहां पे जो दूसरा टुकड़ा है पद और गोपनीयता वाला, पद यानी गोपनीयता वाला, कि जो गोपनीयता की शपथ लेते हैं वो किस बात की गोपनीयता की बात कर रहे हैं, वो गोपनीयता का मतलब क्या है, ठीक है। तो गोपनीयता का मतलब क्या है, ओथ ऑफ सेक्रेसी आफ्टर एंटरिंग अ ऑफिस। It implies that minister cannot divulge information on any important matter to the public, कि वो महत्वपूर्ण मुद्दे को पब्लिक के सामने डिस्कस नहीं कर सकते। क्या गोपनीयता का मतलब ये है फिर, या कुछ गोपनीयता और बातों की है? The office of secrecy is administered to the minister by the
प्राइम मिनिस्टर की ये जो शपथ है, पद गोपनीयता वाली शपथ है, वो प्रधानमंत्री दिलाते हैं मंत्रियों को। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? क्या इन दोनों में से कोई स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? तो इन दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट है करेक्ट नहीं है। पहली बात तो ये देख लेते हैं कि जो पद और गोपनीयता की शपथ है वो राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा अपॉइंट किया हुआ बंदा ही दिलाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत हो गई। अब आ जाता है कि ये जो प्रोसेस होता है ना, प्रोविजन, उसकी शपथ होती है। जो काम काज होता है, मतलब कि ये नहीं है कि जैसे कोरोना है उसके बारे में कोई जानकारी नहीं देना, लेकिन जो एक किसी काम को जो प्रोविजनल प्रोसेस है, आप बोल सकते हैं इसको, कि कोई फैसले पे पहुंचे और फैसला कैसे लिया गया वो गुप्त रखना था। मंत्रिमंडल की बैठक थी, उसमें कैबिनेट की जो मीटिंग चल रही थी उसमें बहुत सारी बातें गुप्त थी। वो गुप्त वाली जो चीजें है ना वो बाहर नहीं करनी, न कि जो बेसिक बातें हैं वो बाहर नहीं करनी। जो अचीवमेंट है या इस तरह की चीजें तो बाहर बतानी है, या कोई पब्लिक इंपोर्टेंस का मुद्दा वो तो बाहर बताना ही है। तो जैसे कि मान लो प्रधानमंत्री के साथ में मीटिंग हो रही है कैबिनेट की, और वो मीटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट फैसले लिए गए हैं, और उस फैसले को तो स्पोक्स पर्सन बता रहा है, लेकिन उसके दौरान क्या बात हुई, क्या प्रोसेस अपनाया गया, ठीक है, फिर मंत्रिमंडल में जाकर उस मंत्रालय में क्या अपनाया जा रहा है, वो वाली चीजें नहीं करनी होती। अगला देख लेते हैं, और इसका आप पूरा समझ भी ले सकते हैं, पूरा देख भी ले सकते हैं आपकी पीडीएफ में कि पूरा मतलब क्या है इसका, पद और गोपनीयता का पूरा मतलब क्या है, कि शपथ किस बात के लिए था। कई बार क्वेश्चन सीधा आ जाता है शपथ से रिलेटेड की, बताओ निम्नलिखित में ये शपथ किसकी है। राष्ट्रपति की अलग टाइप की शपथ होती है, जजेस की अलग शपथ होती है, मंत्रियों की अलग शपथ होती है, एमपी की अलग होती है। ठीक है, इसके लिए एक अलग से शेड्यूल भी है। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग केसेज कैन द गवर्नर यूज हिज इंडिविजुअल डिस्क्रेशन इन अपॉइंटिंग चीफ मिनिस्टर। जब चीफ मिनिस्टर को अपॉइंटमेंट करते हैं गवर्नर, तो वो कौन से ऐसे केसेस आते हैं, कौन सी ऐसी अवस्था आती है जहां पे कि वो अपने व्यक्तिगत विवेक का इस्तेमाल करेंगे, डिस्क्रेशन का इस्तेमाल करेंगे, मतलब अपने दिमाग का, वो उसका अंतरात्मा क्या बोल रही है, न कि कानून क्या बोल रहा है। कानून है ही नहीं उस टाइम में उसको समझाने के लिए। ठीक है, तो बताइए कि क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या है कि व्हेन नो पॉलिटिकल पार्टी हैज ए क्लियर मेजोरिटी। ये बात समझ में आई होगी कि मान लो जैसे मैं हरियाणा जिक्र करता हूं कि एक की सीट आ गई है 40 बीजेपी की, और बाकी आ गई है जसपा की या जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी उसकी आ गई है 10 के आसपास, कुछ एक निर्दलीय है जो कि 6 के आसपास है। ठीक है, अब कोई कांग्रेस की मान लो आ गई है 30 के आसपास। अब वो सरकार बनाने के लिए किसको आमंत्रित करे, कि बहुमत किसी के पास नहीं है, उसकी बात हो रही है। ये उस तरह की सिचुएशन की बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या है, व्हेन नो पॉलिटिकल पार्टी हैज ए क्लियर मेजोरिटी, तो उसमें राज्यपाल का रोल बहुत ज्यादा भूमिका आ जाती है। व्हेन चीफ मिनिस्टर इन ऑफिस डाई सडनली, कि अचानक टपक जाए, चीफ मिनिस्टर है वो कोरोना का शिकार हो जाए। ठीक है, ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में क्या होगा, या हेलीकॉप्टर से किसी की दुर्घटना हो जाती है, वाईएसआर रेड्डी की आपको पता होगा, ठीक है ना, दुर्घटना हो गई थी हेलीकॉप्टर के दौरान में। ठीक है, तो इस तरह की, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे वो जगन के फादर, कांग्रेस को साउथ इंडिया मजबूत करने के लिए जो यूपीए गवर्नमेंट पहली बार आई थी, तो उसमें वाईएसआर का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, तो उनके उस दौरान देहांत हुआ था। चीफ मिनिस्टर इन ऑफिस डाई सडनली, तो ऐसे काल में जो दोनों ही इसका करेक्ट आंसर होगा, दोनों ही इसका करेक्ट आंसर है। इस हालात में गवर्नर है, फिर अपने डिस्क्रिप्शन का इस्तेमाल करते हुए किसी को शपथ दिलाएंगे। आगे है द फंडामेंटल राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट हैज बीन एस्टेब्लिश्ड बाय। हमारी सीरीज में इस पे पहले एक बार जिक्र आया है, एक दो बार पहले भी आया है कि क्लीन इन्वायरमेंट फंडामेंटल राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट हैज बीन एस्टेब्लिश्ड बाय। बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिए क्या है, फंडामेंटल राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट हैज बीन एस्टेब्लिश्ड बाय। क्लीन इन्वायरमेंट आपको मिलना चाहिए, पोल्यूशन वाला या आपके इर्द गिर्द जहां पे आप रह रहे हैं उसके आसपास कोई ऐसा कारखाना नहीं होना चाहिए जो दुनिया भर का पॉल्यूशन फैला रहे हो। आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जा सकते हैं कि मेरे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा है, मेरे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा है, मुझे जीने में दिक्कत आ रही है। तो ठीक है, क्वेश्चन के आगे कि एक इनफॉर्मल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, उसकी वजह से ये एस्टेब्लिश हुआ है ये राइट। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट इन द केस सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। तीसरा है कंस्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ आर्टिकल 21 या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बताओ कि फंडामेंटल राइट है क्लीन इन्वायरमेंट को कैसे बना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है वो है, राइट आंसर क्या है, बी,
सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट का इंटरप्रिटेशन है। अब देखो, बहुत ध्यान से समझ सकते हो आप इसको, कि वहां पे जो आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 21 में लिखा हुआ है, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। अब यहां पे लाइफ वर्डन है, वो बहुत बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। मतलब लाइफ को परिभाषित करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, तो बहुत ज्यादा मीनिंग निकल सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कई फैसले सुनाते टाइम में लाइफ का हवाला देते हुए, इसको संविधान को इंटरप्रेट करते हुए इस पूरे आर्टिकल को इंटरप्रेट कर दिया, और उसमें माना कि इसमें जो लाइफ वर्ड है उसके तहत ही राइट टू लाइफ में अच्छा इन्वायरमेंट के साथ जीना, राइट टू इन्वायरमेंट ही भी एक फंडामेंटल राइट होगा। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट ने 1991 में, मतलब ये जो सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में एक दिया था। तो आप चाहें तो इस केस को थोड़ा और भी देख सकते हैं गूगल पे सर्च करके, लेकिन मुझे लगता है इतना ही काफी नहीं है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है मेंटेनेबल है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इस तरह के मुद्दों पे। आप अगर आपके अड़ोस पड़ोस में कोई ऐसा कारखाना लग रहा है जहां दबाकर वो एनवायरमेंट खराब हो रहा है, तो आप सीधा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पहुंच सकते हैं। ये मतलब इसका निकल रहा है। आगे देख लेते हैं। अपार्ट फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट, क्वेश्चन है आपके सामने, अपार्ट फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट राइट टू इन्फोर्स फंडामेंटल राइट्स कैन बी इशूड बाय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, नेशनल पुलिस कमीशन, लोक अदालत, नन ऑफ दीज। कि सुप्रीम कोर्ट के अलावा फंडामेंटल राइट में को इन्फोर्स करने के लिए जो रिट्स होती हैं, फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स करने के लिए जो रिट होती है, वो कौन इश्यू कर सकता है सुप्रीम कोर्ट के अलावा? क्या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कर सकते हैं, नेशनल पुलिस कमीशन कर सकता है, लोक अदालत कर सकती है, या नन ऑफ दीज कर सकता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर क्या है? नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन के संदर्भ में, क्योंकि हाईकोर्ट होता तो आंसर हो जाता, हाईकोर्ट तो है नहीं ऑप्शन में, तो बहुत इंटरेस्टिंग है कि इसको आप पढ़ लीजिए। स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इसको स्टेटमेंट को थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन बनाना हो, इसको मुश्किल क्वेश्चन बना तो हाईकोर्ट भी दे तो भी गलत हो सकती है स्टेटमेंट। क्या है देखिए, कि पार्लियामेंट इज ऑथराइज्ड टू एक्सटेंड द पावर टू इश्यू रिट टू एनी अदर कोर्ट अदर देन द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। तो इसका मतलब क्या है कि हाई कोर्ट के अलावा, सुप्रीम कोर्ट के अलावा भी पार्लियामेंट के पास में ये पावर है कि वो दूसरे को भी रिट इश्यू करने की पावर दे सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट आ जाती है, तो जो बच्चे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट याद रखते हैं वो गलत हो जाते हैं। बट इट हैज नॉट एक्सटेंडेड द सेम टू एनी अदर बॉडी ऑफ इंडिया, सो ऑल अमेंडमेंट आर रॉन्ग। आगे देख लेते हैं। एट द सेंट्रल लेवल कमिश्नर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी फॉल अंडर द, आपने इसका जिक्र हमारी प्रेजेंटेशन में इस सीरीज में काफी बार आया है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी कमिश्नर से रिलेटेड, कि सेंट्रल लेवल पर ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये आता है भाषाई अल्पसंख्यक मंत्रालय, नहीं सॉरी, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के अंतर्गत आता है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के, अल्पसंख्यक मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसका पूरा पढ़ने तो आप देख भी सकते हैं, आर्टिकल 350B के तहत आता है, 1957 में ये बना था। इसके अलावा भी उत्तर प्रदेश हेडक्वार्टर इसका ऑफिस। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन ए ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल? ट्राइब एडवाइजरी काउंसिल होती है, उस ट्राइब एडवाइजरी काउंसिल में कितने सदस्य होते हैं? ट्राइब एडवाइजरी काउंसिल में कितने सदस्य होंगे? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर है वो है ए, 20 सदस्य होते हैं। 20 सदस्य होते हैं। ईच स्टेट हैविंग शेड्यूल्ड एरियाज, हर राज्य को जहां पे शेड्यूल्ड एरिया है वहां पे शेड्यूल्ड ट्राइब, ये जो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल है वो बनाना जरूरी है, जो कि शेड्यूल्ड ट्राइब से रिलेटेड है, उनकी वेलफेयर और एडवांसमेंट के लिए बात करेगी। और इसमें 20 सदस्य होने चाहिए, और 3/4 सदस्य हैं वो क्या है कि जो स्टेट लेजिस्लेचर है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं एमएलए, वो उनमें से होने चाहिए। 3/4 सदस्य है जो एसटी हैं और एमएलए हैं, उनमें से 3/4 सदस्य होने चाहिए। ठीक है। सिमिलर काउंसिल कैन ऑल्सो बी एस्टेब्लिश्ड इन स्टेट हैविंग शेड्यूल्ड ट्राइब बट नॉट शेड्यूल्ड एरिया देयरइन इफ द प्रेसिडेंट डायरेक्ट। लेकिन जहां पे के शेड्यूल्ड ट्राइब नहीं है, जहां पे शेड्यूल्ड ट्राइब्स है लेकिन शेड्यूल्ड एरिया घोषित नहीं है, जहां पे शेड्यूल्ड ट्राइब है लेकिन शेड्यूल्ड एरिया घोषित नहीं है, प्रेसिडेंट चाहे तो ऐसा ट्राइब एडवाइजरी काउंसिल है उसको नियुक्त करने की, उसको बनाने की डायरेक्शन दे सकते हैं। आगे देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट। इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट के ऊपर क्वेश्चन है कि कुछ राज्यों के, 2 राज्यों के बीच में अगर 2 राज्यों के बीच में या कुछ राज्यों के बीच में
पानी से रिलेटेड है, जल विवाद है, तो उस टाइम में क्या सिचुएशन है। आर्टिकल 262 प्रोवाइड दैट पार्लियामेंट अलोन कैन मेक लॉज ऑन इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट। यहां पे क्वेश्चन है कि पार्लियामेंट ही कानून बना सकती है, कोई राज्य की विधानसभा स्टेट लेजिस्लेचर कानून नहीं बनाएगी। आर्टिकल 262 के अंदर ये पावर है इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट के ऊपर। दूसरा है कि पार्लियामेंट है वो सुप्रीम कोर्ट के जो जुरिडिक्शन है उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकती है, कि सुप्रीम कोर्ट के जो काम है, इस कार्य क्षेत्र है, अधिकार है उसका, उसको सीमित कर सकती है इस मामले में। तीसरा है कि डिसीजन है इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट का, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल बनती है उसका, वो फाइनल होता है और बाइंडिंग होता है सभी पार्टी के ऊपर। तो बताओ कौन सी स्टेटमेंट इसकी करेक्ट है, बताओ कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। जिसकी तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, कि मतलब कि जो ट्रिब्यूनल है उसका फैसला फाइनल होता है, पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट का रोल खत्म कर सकती है या कम कर सकती है, और 262 के तहत के पार्लियामेंट इस पर कानून बना सकती है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन, पूरा पढ़ लीजिए पीडीएफ, इसमें पूरी जानकारी भी है। इलेक्शन कमीशन रजिस्टर्स पॉलिटिकल पार्टी फॉर द पर्पज ऑफ इलेक्शन एंड ग्रांट देम रिकॉग्निशन एज नेशनल और स्टेट पार्टी ऑन द बेसिस ऑफ देयर। जो एक स्टेट पार्टी बनती है, नेशनल पार्टी बनती है, पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन कमीशन रिकॉग्नाइज करता है, रजिस्टर कर देता है। तो एक नेशनल पार्टी को रजिस्टर करवाने के लिए उनका आधार क्या हो, मतलब किस आधार पे करता है, क्या कि उसकी पोल परफॉर्मेंस देखता है, कैडर स्ट्रेंथ देखता है, फाइनेंशियल बैकिंग देखता है, नंबर ऑफ इलेक्शन कितने लड़े उसने ये देखता है, क्या देखता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, वो देखता है इसकी पोल परफॉर्मेंस क्या है। पार्टी बना ली, सीट एक नहीं आई, वोट बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, घर वालों ने वोट नहीं दिए। कई बार ऐसा होता है इंडिपेंडेंट खड़े होते हैं, उसके घर वाले वोट नहीं देते उसको। तो ऐसी पार्टी जो कि जिसकी पोल परफॉर्मेंस होगी उसके आधार पर रीजनल या पॉलिटिकल नेशनल पार्टी बनती है। तो अगर नेशनल पार्टी अगर किसी को बनानी हो, ठीक है, तो 6% वैलिड वोट होनी चाहिए, किसमें 4 या 4 ज्यादा राज्यों में जनरल इलेक्शन में, लोकसभा में, या फिर कि जो विधानसभा के इलेक्शन होते हैं उसमें, या फिर उस विधानसभा में होने चाहिए कितना, 6%। और इसके अलावा 4 उसको सीटें भी जीतना जरूरी होता है फ्रॉम एनी और स्टेट, एक स्टेट से या कई स्टेट से, या फिर क्या है उसको 2% लोकसभा की वोट मिले हो जनरल इलेक्शन में, और 3 राज्यों से 2% सीटें होनी चाहिए, या फिर क्या है कि वो रिकॉग्नाइज हो वो स्टेट पार्टी 4 राज्यों में, तो वो नेशनल पार्टी कहलाएगी। अगला क्वेश्चन है 3 लैंग्वेज फॉर्मूला इन इंडिया इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। यहां पे क्वेश्चन है 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है भारत में, 3 लैंग्वेज फार्मूला। इसका जिक्र हमारी प्रेजेंटेशन में, हमारी सीरीज में पहले भी आया है। 3 लैंग्वेज फार्मूला का जिक्र आया था, तो बताना कि उसका संदर्भ किस चीज से है। कंजर्वेशन ऑफ इंडेंजर्ड ट्राइबल लैंग्वेज इन 6 शेड्यूल एरिया ओनली। दूसरा है डिप्लोमेटिक कोड फॉर इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन विद फॉरेन ऑब्जर्वर एंड विजिटर्स। तीसरा है एजुकेशन लैंग्वेज पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। और चौथा है ट्रांसलेशन ऑफ एंशिएंट स्क्रिप्चर फॉर प्रिजर्वेशन इन ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी। इसका करेक्ट आंसर है एजुकेशन लैंग्वेज पॉलिसी से। इसका करेक्ट आंसर क्या है, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है एजुकेशन लैंग्वेज पॉलिसी, हिंदी, इंग्लिश और एक कोई दूसरी, जैसे कि अगर नॉर्थ इंडिया तो साउथ इंडियन लैंग्वेज कोई हो सकती है, नॉन स्पीकिंग स्टेट जो बोलते हैं, हिंदी स्पीकिंग बोलते हैं, उनकी लैंग्वेज एक हो सकती है। ऐसे साउथ इंडिया में क्या है, हिंदी, इंग्लिश और उनकी एक जो लैंग्वेज है वो हो सकती है। तो ये मोटा मोटी क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उसका एक फॉर्मूला बनाया हुआ है, ठीक है। आगे विच ऑफ दीज अथॉरिटीज अपॉइंटेड द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया। जो लास्ट गवर्नर जनरल थे फ्री इंडिया के, राजा गोपालाचारी जी, उसको अपॉइंट करने की अथॉरिटी वो किसके पास थी, या किसने उनको अपॉइंट किया था, किस अथॉरिटी ने उनको अपॉइंट किया था। तो इनका करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर है ब्रिटिश क्राउन। ब्रिटिश क्राउन है। हालांकि जो भारत है फ्री हो गया था 1947 के बाद में, लेकिन वो स्टिल एक ब्रिटिश डोमिनियन था उस टाइम तक, और रिपब्लिक हुआ था जब वो संविधान इनेक्ट हुआ था। संविधान इनेक्ट होने के बाद में ही रिपब्लिक हुआ था, इसलिए हम रिपब्लिक डे संविधान जब इनेक्ट हुआ उसी दिन से मनाते हैं। टिल दिस पॉइंट तब तक ब्रिटिश गवर्नमेंट है, इवन दो नॉट सॉवरेन इंडिया प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन मैनेजिंग इंडियन अफेयर्स। तब तक जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है कहीं न कहीं वो ब्रिटिश भारत के कुछ मुद्दे हैं उनको मैनेज कर रही थी, और राजा गोपालाचारी है वो लास्ट गवर्नर थे, लास्ट गवर्नर ऑफ फ्री इंडिया बाय द ब्रिटिश क्राउन।
अगला देख लेते हैं। द लेफ्ट, राइट एंड सेंटर क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया इज डन लार्जली ऑन द बेसिस ऑफ। आपने सुना होगा, अखबारों में सुना होगा, बातों में सुना होगा कि ये राइट विंग है, ये लेफ्ट विंग है, ये सेंटर है। ठीक है, आजकल आप यूट्यूब भी देखते हैं, अब ये मीडिया भी हो गया, ये राइट विंग मीडिया है, ये लेफ्ट विंग मीडिया है, ये सेंट्रिस्ट मीडिया है। ठीक है, तो ये जो मुद्दा है, ये क्लासिफिकेशन है, पॉलिटिकल थिंकर्स है वो किस आधार पे करते हैं? क्या स्ट्रेंथ ऑफ पॉलिटिकल पार्टी कैडर्स के आधार पे करते हैं, कन्वेंशनल सिटिंग पोजीशन इन द लेजिस्लेचर, आइडियोलॉजी ऑफ पॉलिटिकल पार्टी के आधार पे करती है, या पास्ट इलेक्टोरल परफॉर्मेंस के आधार पे करते हैं? तो ये जो किया जाता है वो किया जाता है आइडियोलॉजी ऑफ पॉलिटिकल पार्टी की, किस पॉलिटिकल पार्टी की क्या आइडियोलॉजी है उसके आधार पे किया जाता है। जैसे कि अगर आपने देखा हो, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। सीपीआई और सीपीएम है वो क्या है? लेफ्ट पार्टी है। सीपीआई और सीपीएम है वो क्या है? लेफ्ट पार्टी है। जो पार्टिकली जो कि आमतौर पर रेडिकल पार्टी होती है, रेडिकल पार्टी जो कि आप बोल सकते हैं कि अगर वहां पे कोई बड़ी इंडस्ट्री लगनी चाहिए तो वो आंदोलन करना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब कि वो कहीं ना कहीं क्या है कि जो पार्टी है वो स्टेट का रोल ज्यादा हो उस पर ज्यादा विश्वास करती है कि सरकारें ही ज्यादा करें, सरकारें ही सबको प्रोवाइड करें, उसकी बात कर रहे हैं। जो राइट विंग पार्टी होती है ना, वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरफ ज्यादा बात करती है, वो नेशनलिस्ट पार्टी ज्यादा होती है, वो देश की बात ज्यादा करती है। बीजेपी की एक राइटिस्ट पार्टी है। जो सेंट्रिस्ट पार्टी होती है वो लिबरल पार्टी होती है। ठीक है, जो राइट विंग पार्टी वो ज्यादा रिएक्शनरी पार्टी होती है। इसके ऊपर कोई बड़ा टॉपिक अभी बाद में बनाएंगे। ठीक है, लेकिन फिर आप क्या है कि ये देख सकते हैं। Which of the following subjects are placed under the preview of the पंचायत in the 11th शेड्यूल? आपको ये बताना है कि जो 11th शेड्यूल है पंचायतों से रिलेटेड है, पंचायती राज से रिलेटेड 11th शेड्यूल, बताना है कि इसमें से जो सब्जेक्ट नीचे दिए हुए 4 स्टेटमेंट में वो कौन से सब्जेक्ट हैं, वो कौन से सब्जेक्ट हैं? तो टेक्निकल ट्रेनिंग एंड वोकेशनल एजुकेशन, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पुअर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, सोशल फॉरेस्ट्री एंड फार्म फॉरेस्ट्री। सेलेक्ट द करेक्ट कोड यूजिंग द कोड गिवन बिलो। मतलब जो 29 फंक्शंस दिए गए हैं राज्यों, जो पंचायतें हैं उनको काम क्या क्या करने होते हैं, 29 हेडिंग के जरिए उनको बताया गया है। और इसी के अनुसार जो मनरेगा के प्रोग्राम वगैरह होते हैं उसी में ही वो शॉर्ट लिस्ट करते हैं। ठीक है, तो बताना आपको कि क्या यह 4/29 में शामिल है क्या, ये जो दिए गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? हाँ, बिल्कुल शामिल है, ये चारों ही इसमें शामिल है। एक बार आपको जरूर 29 के ऊपर रीडिंग मार लेनी चाहिए, जिससे कि आपको थोड़ा और अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि पंचायतों के पास किस तरह की पावर है। Which one of the following directive principle was not originally provided for in the Constitution of India? स्टार्टिंग में आपको बताना है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल थे वो स्टार्टिंग में तो थे, लेकिन कुछ एक ऐसी चीज थी जो स्टार्टिंग में नहीं थी, बाद में संविधान में संशोधन के जरिए ऐड की गई। बताओ कि कौन सा डायरेक्टिव प्रिंसिपल का वो पहलू या वो आर्टिकल जो कि शुरू में नहीं था, बाद में ऐड किया गया था, वो क्या था? सिटीजन्स राइट टू एन एडवोकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, फ्री लीगल हेड, यूनिवर्सल सिविल कोड फॉर द सिटीजन, या प्रोविजन ऑफ द स्लॉटर ऑफ काउ एंड काल्स, गाय और बछड़ों की हत्या पर प्रतिबंध। तो बताओ कि 4 जो आपके सामने दिए हुए हैं, इसमें से 4 जो दिए हुए हैं, इसमें से स्टार्टिंग में कौन सा नहीं था? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है फ्री लीगल एड। फ्री लीगल एड है वो स्टार्टिंग में नहीं थी, इसको 39A के तहत आर्टिकल में ऐड किया गया। 39A फ्री लीगल एड मिलेगी किसको? गरीबों को, ताकि बराबर, मतलब वो भी, उनको जस्टिस है वो मिल पाए। तो इसके लिए 1976 में, जिसमें कि 42वां संवैधानिक संशोधन हुआ था, ये चीज ऐड की गई थी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट? बताना आपको कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, निम्नलिखित में से कौन सी स्टेटमेंट है वो ठीक है? तो आर्टिकल 26 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया states that subject to the public order, morality and health, even religious denomination or any section thereof shall have the right। यहां पे लिखा गया कि आर्टिकल 26 में जो धार्मिक संप्रदाय से संबंध रखते हैं उनको कौन कौन से राइट है, उनको कौन कौन से राइट है? पहला राइट है टू इस्टेब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पज। दूसरा, टू मैनेज इट्स ऑन अफेयर्स इन द मैटर ऑफ रिलीजन। टू ओन एंड एक्वायर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, कि चल और अचल संपत्ति का अधिग्रहण करना, उनका स्वामित्व लेना, या अपने जो धार्मिक मामले हैं उनको प्रबंध करना, उनको मैनेज करना।
एस्टेब्लिश करना धार्मिक संस्थान चैरिटेबल पर्पज के लिए, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, तो ये तीनों ही करेक्ट है, तीनों ही करेक्ट है। रिलीजियस डिनोमिनेशन है वो, ये राइट है उनके पास में, ये तीनों करने का आर्टिकल 26 के तहत, ये राइट। आगे देख लेते हैं पार्ट सी एंड डी, स्टेट्स वर कंस्टिट्यूटेड एज यूनियन टेरिटरी बाय द, जो पार्ट सी और डी होते थे, पार्ट सी और डी है, आजादी के बाद पार्ट सी और डी कैटेगरी में बांटे गए थे। स्टेट चार थे, चार टाइप स्टेट थे, पार्ट 1, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। बताना आपको ये पार्ट सी और डी को यूनियन टेरिटरी बोल दिया गया, फिर वो कब बोला गया, मतलब किस संवैधानिक संशोधन के जरिए बोला गया। तो क्वेश्चन बताइए कौन सा होगा राइट, कौन सा आंसर है आपका इस केस में करेक्ट है। इसका राइट आंसर क्या है, 7वां संवैधानिक संशोधन, 7वां संवैधानिक संशोधन। और ये कब की बात है, ये बात है 7वें संवैधानिक संशोधन में हुआ था, और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना था, संविधान में संशोधन करके स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना था 1956 में। और उसके बाद में क्या, सीओडी को खत्म किया और क्या बना दिया, वो बना दिया यूनियन टेरिटरी। ड्यूरिंग ब्रिटिश काल, अगर ब्रिटिश काल में जहां पे कुछ एरिया जिसको कि शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट बोलते थे, 1874 के बाद में उनको चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस बोला गया, और आजादी के बाद इन जगहों को सी और डी पार्ट में बांट दिया गया, सी और डी राज्यों में बांट दिया गया, किसको, चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस को, और वो क्या थे, शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट थे कुछ। उसके बाद में क्या है कि अंडर द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट वर क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरी, कि संविधान में जब स्टार्टिंग में था तो उसमें एबीसीडी 4 टाइप की चीजें थी। 1956 में फिर संविधान में परिवर्तन किया गया और जो यूनियन टेरिटरी है उसका कॉन्सेप्ट इस रूप में आया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, और ये क्या दिया क्वेश्चन में कि द पॉकेट ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट इज बिगर देन दैट ऑफ अमेरिकन प्रेसिडेंट, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट जस्टिफाई द रिमार्क। आपने जब अखबार किताबें पढ़ते हैं तो उसमें एक जिक्र आता है कि जब पॉकेट वीटो की बात आती है तो भारत के राष्ट्रपति है उनकी पॉकेट बड़ी है वीटो के मामलों में, अमेरिका की राष्ट्रपति की कम है। तो जो अमेरिका के राष्ट्रपति की पॉकेट वीटो कम है उसका अभिप्राय क्या है, भारत के राष्ट्रपति की बड़ी क्यों है। तो इसका स्टेटमेंट क्या है कि इंडियन प्रेसिडेंट कैन विदहोल्ड हिज एसेंट टू ए बिल व्हाइल अमेरिकन प्रेसिडेंट कैन नॉट, कि भारत का प्रधानमंत्री बिल पे अपनी एसेंट को विदहोल्ड कर सकता है, अमेरिका का राष्ट्रपति विदहोल्ड नहीं कर सकता। दूसरा, इंडियन प्रेसिडेंट है बिल को वापस भेज सकता है रिकंसिडरेशन के लिए, जबकि अमेरिका का राष्ट्रपति वापस नहीं भेज सकता। तीसरा, भारत के प्रधानमंत्री है वो उसके पास में एब्सोल्यूट वीटो है, जबकि अमेरिका के प्रेसिडेंट के पास में ऐसी कोई वीटो नहीं है। चौथा है, इंडियन प्रेसिडेंट है वो बिल को पेंडिंग रख सकते हैं इंडिपेंडेंट पीरियड के लिए, इंडेफिनिट पीरियड के लिए, जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति को बिल को वापस भेजना होता है 10 दिन के अंतर्गत। तो बताओ चारों स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है वो है डी है। मतलब भारत के जो प्रेसिडेंट है, हमने इससे लेकर कुछ एक वीटो आई है हमारी पूरी सीरीज में, वहां पे भी जिक्र किया है कि भारत के राष्ट्रपति है उनके पास इस तरह की वीटो है जिसको पॉकेट वीटो बोलते हैं, अपनी पॉकेट में रख सकते हैं। मतलब पॉकेट का मतलब कुछ ना करना, जैसे होता है ना सरकारी कर्मचारी भी हम बोलते हैं कई बार कि वो उसने डब्बे में डाल दिया, डस्टबिन में डाल दिया, लेटर डाला, कुछ नहीं किया। तो वहां पे भी उसने कुछ नहीं किया, पड़ा रहा उसको, तो उसको बोलते हैं इंडेफिनिट पीरियड के लिए अपने पास रख लेना, पेंडिंग रख लेना, न वापस भेजा न कैंसिल किया, कुछ नहीं हुआ, पेंडिंग रखा, पॉकेट वीटो है वो। अमेरिका के राष्ट्रपति को वापस भेजना होता है। अच्छी बात है बुरी बात है पता नहीं, लेकिन जो भी आपके सामने है, डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये थे आज से रिलेटेड क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें समझ में आई होगी। जिन बच्चों को ये क्वेश्चन समझने में दिक्कत आ रही है उनको जरूर बेसिक चीजें एक बार पढ़ लेनी चाहिए। मैं समझ सकता हूं कि ये क्वेश्चन उन स्टूडेंट्स को कैटर करते हैं, ये पूरी सीरीज 20,000 क्वेश्चन की, जहां पे कि सिलेक्शन लेने की दौड़ में आप, न कि आप तैयारी करें। सिलेक्शन लेने के लिए आपको लाखों स्टूडेंट्स में से कंटेस्ट करना पड़ता है, 10 लाख 20 लाख 30 लाख इस तरह के स्टूडेंट्स में से आपको 0.1%, 0.2%, 0.1% पे आना होता है। मतलब 400-500 स्टूडेंट में एक की नौकरी लग गई। तो उसके लिए आपको दूसरों से अव्वल रहना पड़ेगा। अव्वल रहने के लिए हाई क्वालिटी क्वेश्चन करने पड़ेंगे। हाई क्वालिटी क्वेश्चन करना और करवाना दोनों मुश्किल होता है। ठीक है, तो इस क्लास में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। ऑल द बेस्ट।